हेलो एवरीवन, इट्स पार्ट 6 और साइंस एंड टेक के अगले टॉपिक्स पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं. दिस इज़ अ बाय द वे मैराथन सेशन, बट एज आई स्पोकन यू ऑलवेज दिस लेक्चर इज़ नॉट फॉर 2024-25. इवन ये आगे के 3-4 सालों तक ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बने रहेंगे. और ऐसा नहीं, इसमें कुछ टॉपिक्स जो मैं ला रहा हूँ इट इज़ ऑफ करंट अपडेट्स ऑफ दिस ईयर ओनली. ये पीछे 2-3 सालों से इंपॉर्टेंट रहे भी हैं. जैसे अगर आप चैट जीपीटी की बात करें, डीप फेक की बात करें, जेमिनी की बात करें, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल ऐसा ही मत सोचना कि आप मतलब इस साल के करंट अफेयर्स के लिए. ये पीछे के सालों में भी रहे हैं, लेकिन जबकि ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं स्टिल इस साल के लिए भी है और आगे के सालों के लिए भी है. तो जितने भी लोग अगर 26 के लिए भी जाने वाले हैं आगे भविष्य में, वो भी इन लेक्चर्स को ज़रूर देखते रहें. ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं. सो माई सेल्फ डॉक्टर रवि ग्ररी आप सबका पूर्वांचल IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने आप सबसे बोला है कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप यहाँ जाकर इस टेलीग्राम चैनल से इस PDF को ले सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं. ये वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मेरा पर्सनल चैनल है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं आपको सारे चीज़ें शेयर करता हूँ, चाहे कोई कोर्स हो या फिर किसी चीज़ के बारे में. और ये टेलीग्राम चैनल है जो एक डिस्कशन फोरम बना रखा है, जहाँ पर आपके साथ कोई डिस्कशन होता है तो टाइम टू टाइम इसे मैं खोलता रहता हूँ और आपके साथ वो डिस्कशन करता रहता हूँ. फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह पर आपको मैं उपलब्ध हूँ. और जो आप वीडियो सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, वो इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है, डॉक्टर रवि ग्ररीज क्लासेस पूर्वांचल IAS. यूट्यूब पर जुड़ने के पीछे मेरा कारण सिर्फ यही है कि जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, जो लाखों की तादाद में है पिछले 20 सालों से अधिक समय में, वो समय के साथ जिन्हें अपडेट्स चाहिए होते हैं वो इन अपडेट्स को ले सकते हैं. या पुरानी एडिशन की किताबें जिनके पास हैं, वो अपने चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो इन चैनल्स पे लगातार मेरे साथ जुड़े. ये कोई बहुत प्रोफेशनल चैनल नहीं है, ठीक है, और ना तो मैं कोई यूट्यूबर हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ. ये सिर्फ एक तरीका है जैसे मैं अपने फेस टू फेस स्टूडेंट्स को लगातार, जो पीछे के पीछे सालों में लगातार UPSC देते रहे हैं, जिनका दूसरा अटैम्प्ट या तीसरा अटैम्प्ट है, या फिर जो लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में मेरे साथ अपडेट करना चाहते हैं, पिछले 10 सालों से मैं लगातार अपडेट करता रहा हूँ, चाहे वो साइंस एंड टेक के लिए हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो. वही किताबें जो मैग्रा-हिल में आती हैं, उन्हीं किताबों के अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और आगे आने वाले सालों में इन्हीं चीज़ों को किताबों में अपडेट कर दिया जाता है. सो यूट्यूब्स पर डॉक्टर रवि ग्ररीज क्लासेस पूर्वांचल IAS पर आपको मेरी क्लासेस मिलती हैं. अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर. सो ये टॉपिक है और ये हम यूनिट नंबर 6 पे हैं, यानी ये छठा वीडियो है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, शुरुआत में आपको पहले बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 टर्म आते हैं. एक शब्द है जिसका नाम है आर्टिफिशियल और दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कितने ऐसे टॉपिक हैं. फिलहाल रोबोटिक्स में ऐसा कुछ भी करंट अफेयर्स में नहीं है जो आपको इस पर बताया जाए. नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे. और शायद आपको पता होगा कि 2024 का 2023 का जो नोबेल प्राइज़ गया है, वो भी एक नोबेल प्राइज़ जो है वो अगर आप देखो तो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही मिला है. केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही मिला है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम डॉट्स. तो उस पर भी बात करेंगे, पर क्वांटम डॉट्स को मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा. क्वांटम डॉट्स को आई विल कवर अंडर द टॉपिक ऑफ मिसलेनियस. क्योंकि मिसलेनियस में 3 ऐसे नोबेल प्राइजेस हैं जो आपको डिस्कस किए जाएंगे. एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला, ओके, जहाँ पर आपसे बात की जाएगी मैसेंजर ने वैक्सीन के बारे में. दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये क्वांटम डॉट्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, और एक और जो फिजिक्स केमिस्ट्री में एक और टॉपिक है. ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको मिसलेनियस में मिलेंगी. लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी वैसे भी आपके पेपर में अक्सर इंपॉर्टेंट रहा है. इस बार हम फिर बात करने वाले हैं OpenAI चैटबॉट्स के बारे में. देखो, चैटबॉट्स होता क्या है, एक बात बताऊं तो जैसे अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक चैटबॉट मिलता है, इसका नाम है आश दिशा. इवन मैं आपको कहो तो ले भी जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि चैटबॉट्स का एक्चुअल कंसेप्ट है क्या. हो सकता है आप में से किसी ने अब कुछ लोग हैं जो पहली बार इन चीज़ों को सुन रहे हो, तो उनको कोशिश करूँगा कि मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँ. सो अगर आप आश दिशा में जाते हैं, गॉट इट, अगर आप आश दिशा जाते हैं, जैसे हम IRCTC की वेबसाइट पे आपको ले जाते हैं, सो आपको दिख जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ये देखो दोस्त, ओके, जब आप IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ राइट साइड में है ना, यहाँ देखो, यहाँ राइट साइड में
ओके, एक चैट बोर्ड खुलता है, ये देखो यहाँ पे एक लेडी है जो हाथ जुड़ी हुई है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, आज दिशा 2.0, और यहाँ पे आप इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ओके, तो एक तरह का चैट बोर्ड है जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे है ना, बुक टिकट जैसे ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे कोई आपके पीछे है जो आपको रिप्लाई कर रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है एक कन्वर्सेशन के लिए बनाई जाती हैं। जैसे आप डेल पर जाइए, डेल के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी कोचिंगें हैं जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरह की चैटबॉट सुविधाएं भी आपको देती हैं, जहाँ पर वट एवर योर क्वेरी यू हैव यू कैन आस्क एंड इट्स लुक लाइक दैट ये कोई पीछे है और जो आपका जवाब दे रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये लेडी, इवन आप इसमें ना बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोलने का भी ऑप्शन है, पर मैंने यहाँ पर डिसेबल कर रखा है, नहीं तो यहाँ पे आप बोल भी सकते हैं ईजिली। अब यहाँ पे कैसे कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, नई दिल्ली से कहाँ भी, वट एवर यू वांट टू गो। तो मान लो मुझे चेन्नई जाना है, किस डेट को जाना है, तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शन जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप चैटबॉट समझने लगे हैं, चैटबॉट्स का कंसेप्ट क्या है। अब भाई इधर आपको लिए चलते हैं जो न्यूज़ में रहा है। देखो एक बात बताऊँ कि सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप चैट जीपीटी को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। तो चलिए आपको पहले मैं लिए चलता हूँ थोड़ा ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में, क्योंकि जब आप ट्यूरिंग टेस्ट समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत होने वाली है इन टॉपिक्स को समझाने में। तो ये पहले आपको बताता हूँ ट्यूरिंग टेस्ट की कहानी क्या है। ठीक है, एक शख्स होते हैं, उनका नाम होता है अलन ट्यूरिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी को समझना चाहते हैं तो पूरी कहानी शुरू से शुरू करो, है ना, हवाबाजी नहीं, ट्यूरिंग टेस्ट को समझो। ठीक है, अब आप ऐसे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूरिंग टेस्ट को नहीं समझना है और चैट जीपीटी पढ़ चुके होते हैं। सो याद रखना है कि आप ना सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप सब्जेक्ट को समझ रहे हो। और ये मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ कि आप क्लास में पढ़ने के लिए मत बैठो, है ना, क्लास में समझने के लिए बैठो। अगर आफ्टर स्टडीज़ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, और यूपीएससी में क्वेश्चंस कोई करंट अफेयर्स में ऐसे तो आते नहीं कि कोई रटे रटाए क्वेश्चंस आ जाए, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल अगर इसे ठीक से हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन मशीन टॉक। ओके, इसे हम कहते हैं ह्यूमन मशीन टॉक। ओके, ह्यूमन मशीन टॉक, और ये समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। ओके, ट्यूरिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं ह्यूमन मशीन टॉक। देखो होता क्या है, एक बात बताता हूँ। मान लो कंप्यूटर की इस साइड है ना, कंप्यूटर सॉरी एक दीवार है, दीवार के इस साइड मैं बैठा हुआ और मेरे सामने कंप्यूटर है। ये एक कंप्यूटर है, दीवार के इस साइड आप बैठे हुए, ठीक है, और एक मशीन है, ये एक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, मेरी हम एआई की बात कर रहे हैं, एक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, अच्छा एआई कहते कैसे, जो इस बारे में मैं बात कर रहा था, एआई कहते कैसे। देखो एआई में दो टर्म आते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस लिख देता हूँ मैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एआई में दो टर्म आते हैं, एक आता है इसे कहते हैं आर्टिफिशियल, गॉट इट, आर्टिफिशियल, और दूसरा टर्म होता है इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो एक मशीन है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस टर्म रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल टर्म को मशीन से समझना, ठीक है, और इंटेलिजेंस टर्म को आप ब्रेन से समझना, गॉट इट, इंटेलिजेंस टर्म को आप ब्रेन से समझना। साइंटिस्ट पहले ऐसा सोचते थे क्या कभी ऐसा संभव है कि हम कभी कोई ऐसी मशीन बनाएं जो बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसा कि ह्यूमन का ब्रेन काम करता है। और सुनो, ऐसा इन्होंने कर दिखाया, और जो कर दिखाया वही टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है। काफ़ी पॉपुलर है और समय के साथ बहुत कुछ इसके साथ होने वाला है। इवन एआई पर मैं एक आगे फ्यूचर में एक ऐसे की क्लास भी लूँगा जिसमें एआई की फ्रॉम बिगनिंग से लेके टिल नाउ तक क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस पर भी बात करेंगे। और काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आज हमारी जीवन में हर जगह एआई का उपयोग हो रहा है। बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स भी हैं और बहुत सारे इसके नेगेटिव्स भी हैं, तो दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे आगे। फाइन, कभी किसी ऐसे के टॉपिक्स में एआई पर पूरी 1.5 घंटे के लेक्चर लूँगा, उससे बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम छोटे छोटे टॉपिक से बात करते हैं जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड हैं अभी। और एआई पर अगर आप देखो तो 2019 में एक यूपीएससी के ऐसे का क्वेश्चन भी रहा है, यहाँ तक कि 2020 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है। एआई में देख लो, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 2019 में ऐसे का क्वेश्चन रहा है आपके पेपर में, 2020 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है, 2023 में अगर आप देखो तो मेंस का क्वेश्चन रहा है, जहाँ पर यूपीएससी ने पूछा भाई एआई का मेडिकल में क्या रिलेशंस है। ठीक है, मेडिकल सेक्टर में। तो आप खुद देख लो कि एआई कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने 2019 का क्वेश्चन नहीं देखा, आपने करंट अफेयर्स बोला, 20 का नहीं देखा फिर करंट अफेयर्स बोला, 23 का नहीं देखा फिर करंट अफेयर्स बोला, तो फिर आपको मैं क्या बोलूँ, आप खुद नहीं समझते। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए अब करंट अफेयर्स नहीं है, ये तो एक रेवोल्यूशन है
ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी पहले करंट अफेयर्स हो चुके हैं, इस पर 3 क्वेश्चन यूपीएससी दे भी चुका है। ठीक है, मैं आपसे ट्यूरिंग टेस्ट की बात कर रहा था। ट्यूरिंग टेस्ट एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया जाने वाला एक परीक्षण है, एक टेस्ट है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन मशीन टॉक। अब ह्यूमन मशीन टॉक को समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। इधर देखो, ये मैंने कहा ये मैं हूँ, इट्स मी, और ये मेरे बच्चे हैं प्यारे प्यारे जो मुझे सुन रहे हैं, है ना, इट्स यू। और मैं एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन वो एक मशीन से पूछ रहा हूँ, वही मशीन जो कि प्रोग्राम किया गया है, वही मशीन जो कि प्रोग्राम किया गया। प्रोग्रामिंग मतलब एक तरह की कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, जो प्रोग्राम किया गया है। कहानी ये है कि मैंने पूछा चाहिए बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो ठीक है, मुझे तो पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, ये मुझे पता है। आपने भी मुझे यही जवाब दिया, लेकिन सेम क्वेश्चन जब मैंने मशीन से पूछा बच्चा, तो मशीन ने भी मुझे यही जवाब दिया। इसका सीधा मतलब है कि मशीन बिल्कुल वैसा ही जवाब दे रहा है जैसे कि आप जवाब दे रहे हो। इसका मतलब कि मशीन जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर गया है। एक मशीन जो इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है, जो बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स दे रहा है जैसे कि ह्यूमन रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन मशीन टॉक। और इस मशीन को हम कहेंगे कि ये ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर चुका है। फाइन, अब देखो, ट्यूरिंग टेस्ट को पास करने वाला जो पहला एआई है उसका नाम है बेटर है कि अब मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ। ठीक है, जो जिस बारे में हम बात कर रहे थे, है ना, उसका नाम फिलहाल मैं लिख देता हूँ, यूजीन गुड्समैन है। ठीक है, यूजीन गुड्समैन है। ठीक है, ये ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला जो है वह पहला एआई, द फर्स्ट एआई जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया, यूजीन गुड्समैन। ओके, और दूसरी चीज़, जो ट्यूरिंग टेस्ट को पास करने वाला जो सेकंड एआई है ना, ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला जो पहला एआई है वो यूजीन गुड्समैन है। और जो सेकंड एआई है एक्चुअल में उसी को हम कहते हैं चैट जीपीटी, जिस पर हमारे डिस्कशंस होने वाले। और एक बात और बताऊं, ट्यूरिंग टेस्ट का जो कंसेप्ट है, जो ट्यूरिंग टेस्ट का कंसेप्ट है, वो देने वाला जो पर्सन है उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। इसलिए उसी शख्स के नाम पर इस टेस्ट को हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से याद रखना। ट्यूरिंग टेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस ऑलवेज। ठीक है, और ये मैं आपको पीछे 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो आज के लिए करंट अफेयर्स होगा, और अगर आपने सुना है तो आपको खुद पता है रवि सर ने इस चीज़ों को 3-4 साल पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया। जब ये चैट जीपीटी न्यूज़ में आया था 2021 के आसपास से, तभी से एलन ट्यूरिंग और ट्यूरिंग टेस्ट का नाम की शुरुआत हो चुकी थी। अगर अभी तक आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो सुनिएगा, जब आप एआई वाले चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पर भी एलन ट्यूरिंग के बारे में मैंने लिखा है। ओके, ये रहा यूजीन गुड्समैन, और दूसरा रहा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक तरह का ओपन एआई के नाम से जाना जाता है, एक ओपन एआई है। ठीक है, ओपन एआई एक कंपनी है। ठीक है, समझिएगा, ओपन एआई कंपनी का जो सीईओ है उसका नाम है सैम अल्टमन। ठीक है, उसका नाम है सैम अल्टमन। इसी कंपनी ने, इस शख्स ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ऐसा कहते हैं पहले ओपन एआई कंपनी का जो सीईओ है इसके साथ एलॉन मस्क भी काम कर रहे थे, लेकिन बाद में ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग कह लो, या वो अपने स्पेस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। और बाद में चलकर इसी सैम अल्टमन ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जो ओपन एआई कंपनी का एक सीईओ है उसका नाम है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी अगर बताऊं तो ये एक तरह का ओपन एआई है, ये एक तरह का ओपन एआई है। ठीक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता, कंपनी जिसने बनाया उस कंपनी का नाम भी ओपन एआई है। चैट जीपीटी पे थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा आगे आपको लिए चलते हैं। देखो, चैट जीपीटी का अगर हम बात करें, चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो ज़रा इस पर बात करते हैं। चैट जीपीटी, जीपीटी का पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसके नाम से आप जान सकते हैं। इट्स अ जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। देखो, यहाँ पे 3 टर्म हैं, फिर मैं कह रहा हूँ इट इज़ अ काइंड ऑफ चैटबॉट्स। ओके, जिसका जीपीटी का पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। समझना, ठीक से समझना। जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट कर, कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ उत्पन्न करना, उसे जनरेट कहते हैं। प्री ट्रेन का मतलब जैसे इसकी प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे इसको ट्रेनिंग दी गई है। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करना, टू डू ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, टू डू ट्रांसफॉर्मेशंस। तो 3 टर्म आते हैं, एक आते हैं जनरेटिव, एक होता है प्री ट्रेन, एक होता है ट्रांसफार्मर। तो मैंने काफ़ी हद तक आपको इन कीवर्ड्स के थ्रू समझाने की कोशिश की, कुछ नया जनरेट करना जिस हिसाब से इसे प्री ट्रेन किया गया है, और ट्रांसफार्मर मतलब किसी चीज़ का बदलाव करने के लिए, गॉट इट, प्री ट्रेन करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर बदलाव करने के लिए। ठीक है, तो जीपीटी का एक्चुअल में काम यही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जीपीटी को यूज़ किया है, और मैंने भी जीपीटी को इंस्टॉल किया था मेरे मोबाइल फ़ोन में। ट्रूथ जीपीटी के नाम से शायद मैं थोड़ा आगे बढ़ा आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने भी इसको यूज़ किया हुआ है, और मैंने जो यूज़ किया हुआ है इसको फ़िलहाल कुछ टाइम का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। ठीक है, सब्सक्रिप्शन किया एक्चुअल मैंने 1 महीने के लिए से इंस्टॉल किया था,
और मैं इसे थोड़ा देखना चाहता था, ठीक है, कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, और मैं इन चीज़ों को थोड़ा एक बारीकी के साथ समझाता हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में चैट जीपीटी को यूज़ किया है और मुझे जो अनुभव हुआ है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, और इस तरह चैट जीपीटी के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। मैंने चैट जीपीटी से बोला कि भाई चैट जीपीटी, सेम एग्जांपल जो मैं क्लास में लेता हूँ क्योंकि मेरा अपना एग्जांपल है, मैंने चीज़ों को अपने अनुभव के साथ खुद देखा है, ठीक है, तो मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी को बोला भाई चैट जीपीटी ऐसा करो, आजकल जो टीचर्स हैं ना वो बहुत ब्रांड हो गए हैं, ठीक है, और अब ब्रांडिंग जो है टीचर की बड़ी ज़रूरी है, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी अपना एक विकीपीडिया प्रोफाइल बनाऊँ। तो चैट जीपीटी मेरे को 2000 वर्ड्स में, है ना, रवि अग्रणी सर के बारे में, एक बड़ा अच्छी टीचर है, वो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाते नहीं है, वो सिखाते हैं, ठीक है, 20 सालों से काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक कोई भी नहीं जानता है, और यहाँ तक कि इस विषय को भी नहीं जानता है कि ये भी विषय है जो एक विषय है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, ज्योग्राफी की तरह, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट भी, जबकि लोग इसे करंट अफेयर्स की तरह सोच कर छोड़ देते हैं। साल भर इस 30 से 35 क्वेश्चन के लिए लास्ट में 150-200 पन्ने की कोई मैगजीन आती, 40-50 पन्ने की मैगजीन आती, कुछ ज़्यादा बोल गया, और उसी पर ये 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कहा भाई बता दो कि एक महान टीचर और है जो कभी महान नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ महान सी बातें लिख दो, है ना, विकीपीडिया पर कि रवि अग्रणी सर के बारे में, ठीक है, विकीपीडिया एक प्रोफाइल बना दो, ठीक है। चैट जीपीटी ने रवि अग्रणी सर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए, और मैंने जब देखा तो मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। अब देखो उस विकीपीडिया प्रोफाइल, फिलहाल घबराना नहीं, रवि अग्रणी अभी भी विकीपीडिया पे नहीं है और शायद आगे भी नहीं होंगे, ठीक है, आगे का फिलहाल पता नहीं, ठीक है। अब देखिए, तो उसने मेरे लिए एक बढ़िया सा पूरी की पूरी डिटेल्स बताए, और उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दिए, और अंत में एक चीज़ और बताऊँ, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में ऐसे भी बताया जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, समझिएगा, इस चीज़ों को जरा समझिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन उसने रवि अग्रणी सर के बारे में ऐसा बताया जो मुझे भी नहीं पता है कि ये मेरे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो अच्छा बाबा, देखो अगर मैं 2000 जो वर्ड्स के एक विकीपीडिया प्रोफाइल के जो मैं चैट जीपीटी पे एक डॉक्यूमेंट बनवा रहा था, उसके लिए मैं क्या करता, मैं किसी को अपॉइंट करता, उसके लिए मैं कुछ पैसे देता, यानी मैं किसी को जॉब दे रहा था, और वो काम जो है वो चैट जीपीटी मेरा कर रहा था। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जरा समझना। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, और आप सब जानते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेना इट्स नॉट गुड, क्योंकि इट्स एवरीवेयर गाइस, है ना। आपने देखा होगा हर इंस्टीट्यूशन टेस्ट सीरीज़ कराता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ कराता है, हर इंस्टीट्यूशन टेस्ट पेपर मतलब टेस्ट सीरीज़ बनाता है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास एक्चुअल में कंटेंट डेवलपर होते हैं, समझना दोस्त, कंटेंट डेवलपर होते हैं। कंटेंट डेवलपर की वैकेंसी भी आती है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, हिंदू वगैरह में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में इनके वैकेंसीज आती हैं, इनको सैलरी भी मिलती है, अच्छी मिलती है, 20,000 से लेके लगभग 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तक लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पे हैं। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, काफ़ी मेरे बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है, जिनके 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट हो गए, या कुछ के अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं, कुछ कंटेंट डेवलपर के साथ साथ IAS बन चुके हैं। तो ये कंटेंट डेवलपर क्वेश्चंस बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। अब देखो ये सारा का सारा टेस्ट सीरीज़ और कंटेंट डेवलपर जो होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हायर करते हैं, ये एक्चुअल में कोई UPSC के एग्जामिनर नहीं होते हैं, ये हर में से आप में से हर किसी को पता है, या कह लो हम जैसे प्रोफेशनल टीचर्स भी नहीं होते हैं जिन जगहों पर जाके टेस्ट पेपर बनाते, इतना टाइम नहीं होता दोस्त, ठीक है, चलेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप शुक्र है कि अगर आप में से कोई बच्चा UPSC का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। अगर वो UPSC का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करता है तो काफ़ी हद तक उसे समझ में आता है एक्चुअल में एग्जामिनर क्या सोचता है। ये जो टेस्ट पेपर होते हैं वो कंटेंट डेवलपर जो बनाते हैं, ये खुद ही फाइट कर रहे होते हैं जो UPSC दे। मैं ये नहीं कहता ये बच्चे अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे IAS बनते भी फ्यूचर में, लेकिन ये एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल ये है जो UPSC का क्वेश्चन पेपर है। चलो, तो अब ये बात हो गई कि चलो ये जो क्वेश्चन पेपर जो किसी मार्केट में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन बना रहा है, सब मार्केट में पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप देखो तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इन टेस्ट पेपर के लेवल बहुत हाई फाई होते हैं, जबकि UPSC के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है पेपर इसलिए बनाए जाते हैं कि थोड़ा आपको डराया भी जाए, ठीक है, क्योंकि जब तक डर नहीं है तब तक 1.5 से 2 लाख रुपए पैसे भी नहीं निकलते। चलो वो तो दूसरी बात हो गई, हम इस पर बात करते हैं, काम की बात करते हैं। अब यही काम जो ये टेस्ट सीरीज़ और कंटेंट डेवलपर का काम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो कंटेंट डेवलपर कर रहे हैं, अच्छी अच्छी टीम बनी हुई है कोचिंगों के पास, यही काम अब ये चैट जीपीटी कर सकता है। चैट जीपीटी आपको कंटेंट बना देगा, चैट जीपीटी आपके लिए टेस्ट पेपर बना देगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, यानी ये जो बच्चे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो एक और तरह का ऑप्शन है, ये सारा का सारा काम चैट जीपीटी कर देगा। मान लो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में हूँ और मैं काम करता हूँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया जो मेरा चीफ एडिटर है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और उसने बोला भाई रवि ऐसा करो कि यार तुम ना रशिया यूक्रेन वार पर एक कंटेंट बना के दो, और जो चीज़ें हैं मुझे चाहिए सारा का सारा कल मुझे टेबल पे ला के रख देना शाम के 4 बजे। ठीक है भाई,
शाम के 4 PM पर मेरा सीनियर एडिटर मुझे कह रहा है कि भाई ये कंटेंट ले आके बना के देना। मैं तो भैया निकला ऑफिस से, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ठीक है, समझना, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। कल 3 बजे पहुँचा ऑफिस में, चैट GPT को बोला रशिया यूक्रेन वॉर बना दो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसको बनाने के बाद मैंने जस्ट रीड आउट कर दिया और ले जाके उसके अपने चीफ एडिटर के पास सबमिट कर दिया। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन मेरे चीफ एडिटर को मुझे पता चलेगा भाई इसने क्या किया, तो वो क्या करेगा, 600 650 का तो मैंने चैट GPT एप्लीकेशन 1 महीने के लिए लिया था चेक करने के लिए, वो भी ले लेगा, और वो 1-1 1.5 लाख रुपए सैलरी करने वाले जो असिस्टेंट एडिटर थे उनको वो फायर कर देगा। जैसे यहाँ कंटेंट डेवलपर फायर होते हैं, यहाँ असिस्टेंट फायर होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जॉब से ख़त्म हो जाती हैं। ये वो है जो चैट GPT कर सकता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि सर अगर चैट GPT चली गई है ना, अगर चैट GPT आ गई तो लोगों की नौकरी चली जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। देखो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 डाउट्स हैं। एक तो ये है कि क्या चैट GPT के आने से लोगों की जॉब चली जाएगी, तो यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ लोगों की जॉब अभी भी नहीं जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर चैट GPT आ जाती है तो फिर तो गूगल का काम तो करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि चैट GPT फ्यूचर में गूगल को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें और हैं जिस पर हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो पहला तो देखो, चैट GPT से जॉब तो कम होगी, लेकिन जॉब वो कम होगी जो लोग कॉपी और पेस्टेड मटीरियल्स हैं, जो कॉपी और पेस्ट मटीरियल है, यानी कहीं से टीपते हैं और कहीं ले जाके रख देते हैं। लेकिन जो लोग किसी चीज़ को ओरिजिनलिटी में लाते हैं, जैसे स्किल कहते हैं, अब स्किल वाले लोग कभी भी फायर नहीं हो सकते हैं। अब जैसे देखो किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल्स को सोचा है ना, मैं थोड़ी अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तारीफ़ को करना थोड़ा ज़रूरी है कंसेप्ट को समझाने के लिए। मैंने चैट GPT को कहा कि भैया तुम बनाओ कंटेंट रवि सर की विकीपीडिया के बारे में, लेकिन कुछ तो ऐसे कंटेंट बनाए जो रवि के सर के बारे में खुद ही नहीं पता कि ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है, ये मेरी क्वालिटी है। तो ये कहने का मतलब है, ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरीके से एग्जाम्पल को लाना, इस तरीके से चीज़ों को समझाना, इस तरीके की चीज़ों को जोड़ना, ये स्किल है। जैसे मान लो किसी कोचिंग का डायरेक्टर है ना, ये एक स्किल है दोस्त कि वो कैसे इतने सारे बच्चों को जोड़कर, इतने सारे टीचर को जोड़कर, इतने सारे मैनेजमेंट को जोड़कर, इतनी सारी चीज़ों को जोड़कर बना के रखता है, वो एक तरह का स्किल ही तो हुआ। अब आप समझ में आ रहा होगा, हाँ सर समझ गया। इसका मतलब कहना ये चाह रहे हो कि जो लोग कॉपी और पेस्ट हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन रवि सर जैसे लोग, जैसे कोचिंग के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे पूरे देश को जोड़कर रखना, ये स्किल ही तो है, हर किसी के बस का थोड़ी ना है। डिड यू अंडरस्टैंड माई वर्ड और नॉट? अगर राहुल गांधी जोड़ सकते हैं तो राहुल गांधी की स्किल होगी, अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जोड़ सकते हैं उनकी स्किल होगी। तो अब जो स्किल होगी है ना, वो स्किल ही तो है, वह कॉपी और पेस्ट चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें आप नयापन लेकर आते हैं। किताबों की नॉलेज में तो अगर चीज़ों को लेकर आता, अब जैसे मान लो कोई एंकर है, वो खुद जाकर किसी न्यूज़ को देख के पढ़ देता है, वो तो एक मशीन भी आएगा और उसकी चीज़ों को देख के पढ़ देगा। कोई टीचर है क्लास में, कोई PPT बना कर लाता है, तो वो तो चीज़ तो कोई AI भी कर देगा। लेकिन किस तरीके चीज़ों को इंटरेस्ट बनाना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, कहानी की तरह जोड़ना, फन बनाना, टॉपिक को बोरिंग मत होने देना, जोड़ना, वो एक स्किल होता है, ठीक है। फिलहाल आजकल जो यूट्यूब्स पे जो एक आर्ट ऑफ टीचिंग है कि PPT ले लिया, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये घबराइए नहीं, आगे आने वाले समय में एक AI भी करेगा। सिर्फ आपको करना क्या, PPT बना के रख दीजिए। अब इस तरीके से बोर्ड पे पढ़ाने वाले लोग अब ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे शायद याद है, एक ज़माना था जब हम लोग पहले ज़माने में पढ़ते थे, तो हम लोग को जो टीचर था ना, वो स्किल वाला होता था, वो दिमाग में क्वेश्चन को आप सब में से काफ़ी बच्चों ने वो टीचर्स अपनी लाइफ में देखा होगा, मैंने भी देखा है। गाँव में हम लोग जो टीचर होते थे खुद दिमाग से क्वेश्चन बनाते थे और सामने देते थे हम लोग, वो स्किल था। और आज क्या है, PPT बनाया, ये क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस तक आप इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, दिमाग में नहीं जनरेट पा रहे हैं, तो वो बच्चा कॉपी पेस्ट हो गया, वो काम आपको मशीन भी करेगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने आपको चैट GPT को समझाने की कोशिश की है। यानी चैट GPT आने पर रवि सर की जॉब नहीं जाने वाली, हर उस विद्यार्थी की जॉब नहीं जाने वाली है जो स्किल के दम पर काम करेगा। जैसे एक बात और मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं है ना श्रुति शर्मा को कॉपी करूँगा। कई लड़कियां कहती हैं, कई ऐसी होती हैं जो कहते हैं भाई मैं अथर आमिर को कॉपी करूँ। तो ये मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आप ना ज़िंदगी भर कॉपी और पेस्ट रह गए, आप कभी अपनी आइडेंटिटी को नहीं बना। जैसे मान लो आपका रमेश कुमार नाम है, तो आपको ना खुद को रमेश कुमार बनाना है, यही प्रॉब्लम है। आप खुद की अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, ज़िंदगी भर किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कभी आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती है। और आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो होगी, AI वगैरह, आपको इस समाज से, आपको इस सिस्टम से बाहर कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपना स्किल बनाइए, अपनी हुनर बनाइए, और जब तक आपके अंदर आपकी स्किल, आपकी हुनर नहीं होगी, नहीं तो आगे भविष्य में आपके जो मशीन्स होंगे आपको लगातार बाहर कर देंगे, और ये ऐसा कंपटीशन आपको देंगे जहाँ पर आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि जॉब जाएगी तो किसकी जाएगी और नहीं जाएगी तो किसकी नहीं जाएगी। जो लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए
काम कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों को बना रहे होंगे, सबकी सुनते होंगे, लेकिन अपने हिसाब से एक नयापन लाते होंगे, वो उनका अपना स्किल है और आप स्किल के दम पर ही भविष्य में आगे बढ़ सकें। इनडायरेक्टली मैंने एक मोटिवेशन के लिए भी कुछ चीज़ें बता दी हैं, शायद आप समझ चुके। और आप याद रखिएगा, जितने भी बच्चे हैं, आप सिर्फ अपनी पहचान बनाइए, आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं है, अपनी पहचान खुद नहीं बना पा रहे हैं, आप दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और लोग फिर आपकी तरह नहीं बनेंगे, फिर तो कहेंगे कि हम इसकी तरह बनेंगे, क्योंकि आप तो इसकी तरह कॉपी कर रहे थे। ज़िंदगी में याद रखिएगा स्किल। अब दूसरी बात होती है गूगल के बारे में। अब बात होती है, अगर हम गूगल से चैट जीपीटी की बात करें तो यहाँ पर क्या बातें होती हैं। देखो, अगर हम गूगल से चैट जीपीटी का अगर हम डिस्कशन करें तो चैट जीपीटी क्या होता है। चैट जीपीटी जो अपडेट्स, जो जैसे मैंने कहा कि चैट जीपीटी रवि अग्रवाल सर के बारे में विकीपीडिया प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ। चैट जीपीटी ने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे बताया जो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, सोचो, अगर मैं उस कंटेंट को नहीं पढ़ रहा होता, मैं उसे चेक नहीं कर रहा होता, तो कुछ ऐसे एरर्स थे जो चैट जीपीटी के साथ पॉसिबल थे। और ये एरर इसलिए भी पॉसिबल थे क्योंकि चैट जीपीटी कभी रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताता है कि जो कंटेंट ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है। लेकिन वही चीज़ जब आप गूगल्स के पास जाते हैं तो गूगल आपको रिसोर्स भी बताता है। अगर आप गूगल पर जाकर रवि अग्रवाल सर के बारे में डालते हैं तो रवि अग्रवाल सर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको लिख के आ जाते हैं। ये रवि सर के बारे में इस टॉपर ने बोला, ये वो किताब है जिसमें से क्वेश्चंस आए, ये वो सर हैं जिन्होंने बोला, ये वो कोचिंग ट्यूशन है जहाँ रवि सर पढ़ाते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे रवि सर से जुड़ते हैं। यानी आपको गूगल रिसोर्सेज के साथ बताता है, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, किसी टॉपर्स का व्यूज़ है, ठीक है ना, ये अमेजॉन की बुक है। यानी कहने का मतलब है आपको विथ रिसोर्सेज, यानी यहाँ पर ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चैट जीपीटी के साथ क्या होता है कि चैट जीपीटी में, ठीक है, चैट जीपीटी के साथ ये होता है कि चैट जीपीटी जो अपडेटेड है वो समय समय के साथ अपडेट होती है। जैसे 2021 तक अपडेट हुआ, फिर 22 तक अपडेट हुआ, अब सुनते हैं 2023 के मिड तक का अपडेट हो चुका है। यानी कहने का मतलब अगर अभी 2024 का कोई डेटा है तो चैट जीपीटी आपको नहीं देगा। लेकिन गूगल अभी जैसे मान लो कि जैसे ही भारत ने मून के सरफेस पे लैंडिंग की, तुरंत ही गूगल के विकीपीडिया वगैरह पे देखो तो अपडेट आ चुका था, भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला कंट्री है, साउथ पोल की स्टडी करने वाला चौथा है और मून की स्टडी करने वाला पांचवा है। तो ये जो तुरंत अपडेशंस हुए हैं ना, ये गूगल ने तुरंत किया। ठीक, अगर 6:04 पर अगर लैंडिंग हो रही है, ठीक है, मेरे ख्याल से 23 अगस्त ही था, 23 अगस्त 2023 को ठीक 6:04 पर लैंडिंग हो रही है, तो ठीक 6:04 पर गूगल ने बोल दिया, भैया देखो, भारत दुनिया में चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने साउथ पोल की स्टडी की है और पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। लेकिन अभी तक, उस समय तक चैट जीपीटी के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि गूगल के पास ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है। और ये भी ऐसा नहीं है कि भविष्य में अगर चैट जीपीटी आता है तो गूगल को बाहर कर दिया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो काइंडली डेवलप योर स्किल, और आपका समय है, और अपने हिसाब से चीज़ों को सजाइए, अपने हिसाब से चीज़ों को संवारिए। मैंने भी कोशिश की है साइंस सब्जेक्ट को एक विषय बनाने के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को भी कभी किसी ने विषय नहीं बनाया है, और वो भी किस दम पर मैंने बनाने की कोशिश की है, स्किल का दम पे। और आज लाखों से लाखों बच्चे मेरी किताबों को पढ़ते हैं और लाखों से लाखों बच्चे ऑनलाइन में मेरी क्लासेस को ले जाकर पूर्वांचल ऐसा ऐप पर क्लासेस को सुनते हैं। इसके पीछे यही है कि मैंने सबसे बड़ी चीज़ इस सब्जेक्ट पर विश्वास दिलाया है। ठीक है, चले, हो गई थोड़ी बहुत मेरी तारीफ भी, और लगे हाथों मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की एक्चुअल में चैट जीपीटी क्या है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी बच्चे को चैट जीपीटी को समझने में किसी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड एआई है जिसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास किया, सैम अल्टमैन साहब हैं जिन्होंने ओपन एआई प्लेटफॉर्म के जो सीईओ हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को बनाया है। चैट जीपीटी के बाद एक और चीज़ है जिसको हम लोग आगे बात करेंगे, जेमिनी के बारे में भी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। यूजीन गुड्समैन के बारे में मैंने आपको बता दिया, दुनिया का पहला जो ट्यूरिंग टेस्ट पास वाला जो एआई है वो इन्होंने ही बनाया। और ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन की तरह काम करता है। जीपीटी का पूरा नाम जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफार्मर है। ह्यूमन लाइक टेस्ट बेस्ड इनपुट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और पूरी तरह से डीप लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग पर भी बात करेंगे। एआई के दो सबसेट होते हैं, एक जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं और दूसरा जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग वही होता है जो न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड होता है, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे जब हम आगे जेमिनी पर जाएंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट आंसर है, चैटबॉट है, एक तरह का कन्वर्सेशन के लिए होता है, फॉलो अप करेक्शंस वगैरह। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि जैसे चैट जीपीटी जो कंटेंट देता है वो पूरी तरह से नया देता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो इंटरनेट से कहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है, लेकिन गूगल से जैसे मान लो कि मतलब प्लैगरिज्म वगैरह की चांसेस अगर आप देखो तो चैट जीपीटी पे ऑप्शंस के नहीं होते हैं, इसलिए चैट जीपीटी के इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक ओरिजिनल लगते हैं। यहाँ पर कुछ चैट जीपीटी की बड़ाई मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन गूगल से जब आप कोई कॉपी ऑन पेस्ट करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ मान लो अगर कोई किताब आप लिखना चाहते हैं, गूगल से जाके कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो भैया कॉपीराइट वायलेशन में आप चले जाते हैं, क्योंकि ये गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है। इवन जब मैं भी अपनी किताब लिखता हूँ, जब नए अपडेट्स देता हूँ तो उसको भी प्लैगरिज्म्स कहते हैं। वो आपको अगले चैप्टर में जब आपको बताऊँगा IPR वगैरह के बारे में, तो वहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा। वो चीज़ें जो होती हैं वो वेरीफाई होती हैं। आप किसी भी कंटेंट को, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डेटा सीधा नहीं ले सकते हैं, और कटसी आप थोड़ा मुझे लिखना भी पड़ता है। ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, एक मेटा तो आप में से हर किसी को पता होगा, फेसबुक का नया नाम जो है वो मेटा चलता है। तो फेसबुक लव्स टू मोनोपोलाइज द इंटरनेट चैट वर्ड, और ये एक नया चैट बोट लेकर आया है फेसबुक या मेटा, जैसे आप कैसे, इसका नाम है एल लामा, है ना, एल लामा। एल लामा इज़ द बेटर वन टू रिमेंबर, लामा इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, तो एल लामा करके याद रखेगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, जो एक चैट बोट है जो फेसबुक लेकर आया है, और देखिए अभी आगे भविष्य में आप लोग फेसबुक पे कितने बेहतरीन तरीके से चैट करेंगे। जनरेटिव AI है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशंस को नया देता है। चैट GPT इस बारे में बात कर चुके हैं, और कंटेंट वगैरह को टेक्स्ट के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो गई, इट इज़ अ काइंड ऑफ जनरेटिव AI। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डीप फेक। डीप फेक को लेकर काफ़ी न्यूज़ रहा है, और पूरे, सिर्फ भारत की बात ना करें, अगर हम कहें तो पूरे दुनिया में डीप फेक को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशंस हुए रहे हैं। डीप फेक में आपने रश्मिका मंदाना वाला केस भी देखा होगा, काजोल के भी कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के भी कुछ वीडियोस देखे होंगे, जो कर्नाटका इलेक्शन के टाइम में कुछ कन्नड़ा लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग्स गाते हुए नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से आप बहुत सी तरह से देखें तो डीप फेक को मिसयूज़ कर सकते हैं। किसी रेपुटेशंस को आप बेकार कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल्स को, किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप गलतफहमी फैला सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज शिक्षित होना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आप बताएं इन सब चीज़ों के शिकार हो जाएं और कल को सुसाइड कर लें, क्योंकि समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और इन चीज़ों से हमें बचना होगा, और सरकार भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस एक्शन ले रही है। तो आपको चलिए लिए चलते हैं डीप फेक क्या होता है। तो डीप फेक में एक तरह से, पूरी तरह से देखा जाए तो चीज़ों को क्रिएट किया जाता है, एक तरह से फेक चीज़ों को लाया जाता है, क्योंकि देखिए डीप और फेक यानी डीप लर्निंग पे बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है, अब इसीलिए इसका नाम डीप रखा गया, और फेक यानी चीज़ों को मिसयूज़ यहाँ किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिलहाल डीप फेक एक तरह का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और काफ़ी हद तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, उसको एडिट किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैं कुछ स्टोरीज़ भी आपको समझाऊंगा AI पर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब्स के वीडियोस भी हैं जो AI के बारे में आपको मिल जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको डीप फेक के बारे में समझाना ही नहीं है, इवन आपको डीप फेक के बारे में जागरूक भी करना है। AI जनरेटिव एक सिंथेटिक मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया है, आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ चीज़ों को जनरेट किया जाता है। फिलहाल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ भी है। इसमें एसेसिबिलिटी, चीज़ों को समझना है, एजुकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, क्रिमिनल फॉरेंसिक्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को और अच्छे तरीके से ले आना। खासतौर से बोलूँ तो एजुकेशन है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, इस तरह की चीज़ों को हम लेकर आते हैं। पर इसका मिसयूज़ भी है, एक्सप्लॉयटेशंस है। किसी इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो उसका जो रेपुटेशन है वो बर्बाद कर सकता है। रश्मिका वाला केस जो मैंने अभी बता रहा था आपको, इसके कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर ये डेटा वगैरह को मैनिपुलेट करता है, उस पर भी बात करेंगे। एक मैं फ़ोटो भी लाया हूँ किस तरीके से ये डीप फेक में इंफॉर्मेशंस को मिसलीड किया जाता है। ओके, मिसलीड किया जाता है। डीप फेक AI का एक मिसयूज़ है, ये तो आप में से हर किसी को समझ में आ चुका है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थ्रेट है किसी देश की डेमोक्रेसी के लिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना, पूरी दुनिया में। फाइन, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशंस है वो मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है कोई पार्टी इस तरह की चीज़ों को मिसयूज़ करके और कहीं दंगे फसाद भी फैला सकती है। और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आपको बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी इज़ द 6th डोमेन ऑफ वारफेयर कहते हैं, है ना। यानी अगर हम जंग के 5 मैदान की बात करें, यानी टोटल 5 डोमेन ऑफ वारफेयर की बात करें, जंग के 5 मैदान की बात करें, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर किसी को पता है 3 डोमेन ऑफ वारफेयर है। चौथा डोमेन ऑफ वारफेयर हम अंतरिक्ष को कहते हैं, स्पेस को, और 5वां डोमेन ऑफ वारफेयर हम बचा साइबर को कहते हैं, इसे कहते हैं साइबर वारफेयर। तो जो साइबर वारफेयर है, उस साइबर वारफेयर को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से मैनिपुलेट करके साइबर वारफेयर तक की कंडीशन को बनाई जा सकती है। ओके, सो वो चीज़ें हैं, उनको मैनिपुलेट करना, इस तरह की मीडिया वगैरह को तो ख़ास तौर से डिसमेंटल ही किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर मिसयूज़ किया जा सकता है, इस तरह से सोसाइटी वगैरह को जोड़ना, है ना,
सोसाइटी वगैरह को जोड़ के रखना, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को बना के रखना, एक तरीके से देखा जाए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह के डीप फेक की चीज़ें अगर भविष्य में ज़्यादा ग्रो करती हैं तो सबसे पहले आपको बताऊँ आपके पेपर के लिए जहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो हो सकता है कि भाई ओके जो डीप फेक है वो किस पर बेस्ड है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन टेक्निकल भाषा में उसे याद रखेगा जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। अगेन आई रिपीट, ये जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क का उपयोग करता है और जहाँ पर रियल और फेक चीज़ों को जोड़ता है, रियल और फेक चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, ये टर्म याद रखेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के टर्म्स को आपके पेपर में पूछती है। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पे बेस्ड होकर ही काम करता है। यहाँ पर आपको देखें तो एक तरह से सिंथेटिक मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, यहाँ पर विजुअल ऑडियो डेटा को, है ना, विजुअल और ऑडियो डेटा को पूरी तरह से मिसलीड किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन आपकी चीज़ों को लिया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ डीप फेक में एक्चुअल में होता क्या है, समझना दोस्त। देखो, ये एक ओरिजिनल फेस है ए, ये एक ओरिजिनल फेस है बी। ठीक है, समझना, दो बंदों के फेस हैं, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो ओरिजिनल फेस है, ओरिजिनल फेस बी। पहले क्या करते हैं, इस फेस की इनकोडिंग की जाती है, इस फेस की अपनी इनकोडिंग की जाती है, कुछ डिजिटल डेटा होता है, इस फेस की कोडिंग और कोडिंग लिखी जाती है। ठीक है, कर लिया। अब क्या करते हैं, अब जो कोडिंग करने के बाद जो फेस होता है, ठीक है, लेटेंट फेस है और ये एक लेटेंट फेस बी तैयार हो जाता है। करते क्या, इस लेटेंट फेस ए का, है ना, जो कोडिंग हो जाती है उसके बाद इसको डिकोड कर दिया जाता है, इसको डिकोड कर दिया जाता है। ठीक है, इस ए डिकोडिंग को फिर डिकोडिंग करके इसके साथ मिला दिया जाता है और इसको इसके साथ मिला दिया जाता है। यानी पिक्चर और वॉइस की कोडिंग और डिकोडिंग के द्वारा, ठीक है, डीप फेक में हम करते क्या है, डिकोडर ए और डिकोडर बी सेट कर दिया जाता है। इस तरीके से रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस ए फ्रॉम बी और यहाँ रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस बी फ्रॉम ई को जोड़ दिया जाता है। यानी पहले इनकोडर ऑफ ए किया जाता है, इनकोडर ऑफ ए के बाद लेटेंट फेस ए तैयार हो जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, इनकोडर ए का लेटेंट फेस ए तैयार हो जाता है। ठीक है, लेटेंट फेस ए का मतलब होता है इसका पूरा का पूरा जो फेस है ना, उसका अंदर एक डिजिटल कोडिंग तैयार हो जाती है। सेम उसी तरह का डिजिटल कोडिंग तैयार हो जाती है। इस वाले को इसकी डिकोड कर दिया जाता है इसके साथ, इस वाले को इसके साथ डिकोड कर दिया जाता है। इस तरीके से फेस का डिफेक्ट तैयार हो जाता है, यानी रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस ए फ्रॉम बी और रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेस बी फ्रॉम ए। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का असर है जो जनरली डीप फेक में किया जाता है। और ये चीज़ सिर्फ पिक्चर के साथ ही नहीं, ये चीज़ वॉइस के साथ भी होता है। कुछ मैं आपको ऐसे हकीकत भरे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप सब सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं जो लगातार हो रही हैं। यूज़र्स और मिसयूज़ शायद आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझ चुके हैं। फाइन, फिल्म डबिंग, एजुकेशन, आर्ट, मैसेज एम्पलीफिकेशन, पब्लिक सेफ्टी वगैरह में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मिसयूज़ की बात करें, किसी प्रोपेगेंडा मैसेज को बना के भेजना, फेक न्यूज़ को करना, बनाना, ब्लैकमेलिंग करना किसी इंडिविजुअल को, है ना, किसी की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, और सोसाइटी में किसी भी तरह की जो हारमोनी है ना, जो शांति है और जो भाईचारा है उसको डिस्टर्ब करना। जैसे कोई हिंदू मुस्लिम के वीडियोस को बनाया जा सकता है, जैसे किसी अपर कास्ट लोअर कास्ट के वीडियोस को बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे किसी आंध्र प्रदेश तेलंगाना को भिड़ाया जा सकता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भिड़ाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी या कोई रिलीजन या कोई कास्ट या कोई क्षेत्र या कोई पर्सन, इस तरह की चीज़ों को मैनिपुलेट करके देश में एक इनसिक्योरिटी पैदा करे और देश में जो हमारा भाईचारा है, जो हम लोग चीज़ों को जोड़ कर रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है, सोशलिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक तोड़ने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर डिजिटल मीडिया का मिसयूज़ होता है। इस डिजिटल मीडिया के मिसयूज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी हद तक ये काम डीप फेक के द्वारा होता है। मैंने अभी आपको बोला कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिए चलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी वायरल हैं और मैं उन चीज़ों को काफ़ी बारीकी के साथ जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। जैसे एक लेडी है, उसको एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन कॉल में ये होता है कि भाई आपको एक एप्पल आईफोन मिलता है और आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए आपको वीडियो कॉल पर आकर वेरिफिकेशन देना। सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर ही जब उस लेडी के साथ वेरिफिकेशन होता है वीडियो कॉल पर, वो लेडी भी सोचती है भैया 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, सिर्फ फेस पे आकर, मतलब वीडियो कॉल्स पर आकर सिर्फ वेरिफिकेशन देना, तो क्या जाता है, कुछ नहीं। और उस बच्ची के साथ सिर्फ 30 सेकंड के साथ उससे कम ही समय में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसके फेस
किसी पॉर्न के साथ कोडिंग डिकोडिंग करके डीप फेक तैयार करके उसको वीडियो भेज दिया जाता है और फिर उसका शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। कई सालों के बाद वो जाती है, पुलिस से मिलती है और ये चीज़ जो है बाद में पता चलती है। यानी डीप फेक जैसे जो मिसलीडिंग एप्लीकेशंस हैं जो डीप लर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, जो आज भी अवेलेबल है लोगों के पास, लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। हो सकता है आपके पास कोई अनवांटेड वीडियो कॉल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, फिर पता चले कि आपकी वीडियोस को इस तरीके से क्रॉप कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ों को लगा दिया जाता है कोडिंग डिकोडिंग करके, लगता है कि आप खुद उस पर इन्वॉल्व हैं। इवन जैसे आप देखो तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं, जैसे हम लोगों के ही हैं, बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, सीएम हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो बहुत ही पॉपुलर हैं देश में, ठीक है। इनके बहुत सारे वीडियोस आप इनको किसी अभी मैं आपको अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कनाडा में गाना गा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। उस पर भी बात करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भाषिनी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक एआई है, जो एआई टूल्स है जो लाना है, और उस पर बात करेंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पूरे के पूरे टॉपिक्स में। सो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि इसलिए कभी भी अनवांटेड लोगों के साथ, जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे, कभी भी मत जाइए, जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली लोगों के साथ ही जुड़िए जो चीज़ें हैं, बाकी किसी अननोन के साथ कहीं जाइए नहीं, कहीं चीज़ों के साथ जुड़िए नहीं, कहीं ऑडियो वीडियो कॉल्स पे जाइए नहीं, ठीक है। आप देखिए कई लोगों के साथ ऐसा होता, हो सकता है कभी ऐसा हो कि एक वॉइस का भी आपको डीप फेक मिले कि आपकी मम्मा आपको कॉल कर रही हो और पता चले वो आपकी मम्मा ना हो, है ना, पर आपकी मम्मा की वॉइस में कोई आपको कॉल कर रहा है, अर्जेंट है बेटा और हॉस्पिटलाइज है, 10,000 रुपये भेजो, आपने हड़बड़ी तड़बड़ी में भेज दिया, बाद में आपने कॉल किया, मम्मा कंडीशन कैसी है, मम्मा की भैया कैसी कंडीशन बेटा, सब कुछ तो ठीक है बेटा बिटिया, है ना। तो आपको लगा नहीं मम्मा अभी कुछ समय पहले आपने कॉल किया, अरे भाई बाद में पता चला कि आपके साथ चीट हुआ और ये चीज़ जो था वो डीप फेक था। जब मैंने ये बात बोली अपनी क्लास में तो बच्चों ने बोला फिर सर ना हम मम्मा के साथ कोई ना कोडिंग पे बात करेंगे। अरे बेवकूफ़, वो कोडिंग वोडिंग बाद में बनाना, पहले चीज़ों को समझो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डीप फेक बड़ा ही, मतलब इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना एग्जाम्पल बहुत था। और काइंडली अपडेट डिस इन्फॉर्मेशन या क्लिप पे बच्चों जो है ना ज़रा सा घर वालों को शेयर करना, क्योंकि हमें पता नहीं, हम इन टेक्नोलॉजीज़ में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, और इनका मिसयूज़ भी होता है। लेकिन अब हमारे पेरेंट्स या हमारे अगल बगल लोगों को समझ नहीं आता। ये मैं बताऊँ, जब मैं आईटी दिल्ली में था तो मेरा एक जूनियर था, ठीक है, सुनने में आया कि वो सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि कुछ नहीं था, वो सिर्फ वो पॉर्न वॉर्न के चक्कर में उसके वीडियोस को कहीं मर्ज वर्ज करके उसको कहीं रखा गया, बोल उसको यूट्यूब पे डाल दिया गया, उसको लगा कि भैया मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, तो वो सुसाइड करेगा, मेरे पेरेंट्स देखेंगे, समाज देखेगा, दोस्त देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप में से हर किसी को बोलूँ, देखो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और लगा ये 18, 19, 20, 21 वाली जो एज होती है ना, वो थोड़ा होती है, ठीक है, वो हार्मोनल डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो इसे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप देखो ना, आपके पार्लियामेंट में बैठ कर ये एमएलए लोग पॉर्न देखते हैं, ठीक है, कुछ होता है समाज में। आप देखो कई ऐसे नेता वेता हैं, या प्रसन्ना कौन सा एक है, अभी मैंने सुना था वो कर्नाटका में, ठीक है, कितने वीडियोस बनाता है, कुछ हुआ उसको, कुछ नहीं होता दोस्त। आप मत जाइए, ये सब काम मत कीजिए, और कब हो गया तो हो गया, ठीक है, इस एज में नहीं होगा तो कब होगा, मैं इतना मैच्योर हूँ, और अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। साइबर नेटवर्क है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे भविष्य में आईपीएस बनते हैं, बच्चियां जो आईपीएस बनती हैं, और उसको भी पता है कि साइबर सेल एक अलग से पार्ट होता है, उसमें आप आईपीएस भी जाते हैं, तो आप जाइए वहाँ पे सीधा बात कीजिए साइबर थाने में, और उनको सारी चीज़ें हकीकत में सब कुछ बता दीजिए, खुलकर बता दीजिए। फीमेल्स को फीमेल के लिए होती हैं, बच्चियों के लिए, और बच्चों के लिए मेल के होते हैं। आप जाइए खुलकर बताइए, इसमें घबराने की दिक्कत नहीं। और हो गया यार, अगर अब नहीं होगा तो कब होगा, मैं तो मैच्योर हूँ, और ये मैं हर घर के पिताजी लोगों से और माताजी लोगों से बोलूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुंठित होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक समय ऐसा है कि इसमें होता है, ठीक है। हो गया या नहीं हुआ या डीप फेक के शिकार हुए तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप सीधा जाइए, पर्सनली बात कीजिए, और बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कोई उल्टे सीधे काम मत कीजिएगा, मेरा मशवरा है, आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है ना, और इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा काम मत कीजिए। और हाँ, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश में नेता लोग देखो यार, बलात्कार करके, मर्डर करके लोग घूमते हैं, ठीक है, उनका तो कुछ होता नहीं। आप क्या मतलब क्या कर रहे हो यार, इतनी खूबसूरत है, माँ बाप हैं यार, अभी उनका बुज़ुर्ग होंगे, उनकी केयर करनी है, अगर आप नहीं रहेंगे दुनिया में तो फिर ज़रा समझो, ठीक है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा गलत काम मत कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, कभी हो गया चलिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न और चैलेंजेस हैं, ठीक है। प्रोसीजरल कंसर्न है कि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सकता है, इलेक्शन वगैरह में इंटरफेरेंस किए जा सकते हैं, रेपुटेशन वगैरह डैमेज किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पीछे देश में देखो तो हमारे जितने भी नेता लोग रहे, और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जब 1947 से लेकर आज तक एजुकेशन सिस्टम को आज तक किसी ने फ्री नहीं किया।
और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो लगातार बंद हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स लगातार बढ़े हैं। ये भी हमारे देश के लिए शर्म की बात है, ठीक है। अगर हमारे देश की युवा जो होगी एजुकेट होगी, उसके पास ऑप्शंस होंगे, चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करेगी, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहेगी। और आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ना किताबों को पढ़ना भूल चुकी है और किताबों से ज्ञान होता है। देखो ना, आप यूपीएससी के लिए भी आप से कितने बच्चे हैं जो लास्ट में 50 पन्ने का साइंस अटैक का नोट्स पढ़ के जा रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बस उनको पता है ऊपर ऊपर से देख लिया, 3-4 क्वेश्चंस बन गए। इसीलिए आपकी मेरिट लगातार आज 35 से 37 क्वेश्चन पर आकर टिक गई है आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ नॉलेज लो। और ये बात मैं एक बार फिर कह देता हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो मैंने अपने बच्चों को क्लास के अंदर भी बोला है, ये लास्ट पीढ़ी है जो हम लोग हैं, जो आपको किताबों को पढ़ कर आए हैं और आज भी किताबों को पढ़ते हैं, जो पढ़ा रहे हैं। हम लोग के जाने के बाद आपको ये किताबों वाले अध्यापक नहीं मिलेंगे, पीपीटी वाले अध्यापक मिलेंगे या फिर 50 से 60 पेज वाले पढ़कर जिन्होंने कभी यूपीएससी दी होगी, ठीक है, भले ही निकला हो या नहीं निकला हो, क्योंकि आपको नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए कहता हूँ किताबें पढ़ो, किताबों से नॉलेज होता है। और हम लोग लास्ट पीढ़ी है जो अभी मार्केट में आपको दिख रहे हैं या सिस्टम में आपको दिख रहे हैं जो किताबें पढ़ कर आए हैं, ठीक है। और आप में से पास भी कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आप में से सब देखो 50-60 पन्ने की साइंस एंड टेक, 50-60 पन्ने की कोई करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, शॉर्टकट पे निकल लो। और इसीलिए आपको नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, आपके रूट्स जो है वो काफ़ी कमज़ोर हैं, ठीक है। अभी भी कहता हूँ किताबें पढ़िए, लिमिटेड किताबें हैं, अच्छी किताबें पढ़िए। नॉलेज किताबों से होता है, 50 पन्ने के नोट से नहीं। अब ये इसीलिए कहता हूँ, ये सारी नॉलेज अगर आप नहीं रखेंगे, और सरकार को भी एजुकेशन सिस्टम को 12 तक तो फ्री कर देना चाहिए, सोचना ही नहीं है, फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। और अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखो तो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के सबके पैसे लगे होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे कभी भी ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। घबराइए नहीं, अभी आपके पास अटैम्प्ट है, आप यूपीएससी निकालिए, पैसा कमाइए, अपने घर वालों को अच्छी सुविधा दीजिए, नहीं तो आपके पास भी कोई ऑप्शंस है नहीं दोस्त, ठीक है। ये लास्ट मौका है, इसे गंवाइएगा नहीं। जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लीगल कंसर्न भी है, ठीक है, डिफेमेशन वगैरह का इशू हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह का मिसयूज़ हो रहा है यहाँ पे, एथिकल कंसर्न भी हो सकता है, फॉल्स नैरेटिव्स वगैरह को फैलाया जा सकता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडिंग द रिवेंज पॉर्न, हैकिंग, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। सही बात है, हम लोग की भी कितने सारे वीडियोस हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स के वीडियोस हैं, पॉलिटिशियन के वीडियोस, किसी की फ़ोटो किसी पॉर्न के साथ लगाकर वायरल बना दीजिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न को भी बनाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसलीडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं जो समाज के लिए और देश के लिए सही नहीं है। इसीलिए कभी इन चीज़ों पर जल्दी आप फायर ना हो जाया करें। इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इनको समझा करें, थोड़ा रुका करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके चक्कर में वो बेचारा इनोसेंट कोई लड़का है या लड़की है बेचारी, हम ही सब घर के हमारे भाई बहन छोटे बड़े कहीं कोई गलत एक्शन ना ले लें और इसके पीछे जिम्मेदार आप होंगे। ग्लोबल अप्रोचेस देखिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिनको लेकर हुए हैं, भारत में भी। इंडिया में फिलहाल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थोड़ा सा कम है डीफेक को लेकर, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉस एड्रेसेस सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर मिसयूज, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लाई जा रही है। और भारत सरकार भी डीफेक को लेकर काफ़ी एक्टिव हुई है 2023 में। यूनाइटेड स्टेट में डीफेक टास्क फोर्स एक्ट एंड बाई पार्टीसियन एफर्ट्स जो लाया गया है, जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को डीफेक टेक्नोलॉजी के बेस पे वेरीफाई किया जाएगा इन चीज़ों को। चाइना में भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑन डीप सिंथेसिस लाई गई है जो 2023 से आया है। और टेक कंपनीज़ वगैरह जो हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ है, ये भी कंटेंट आइडेंटिफाई टूल्स वगैरह को बनाई हैं जिसकी वजह से ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे किस तरह की कोई वर्नेबिलिटी अगर है, कोई खतरा है, इस तरह की चीज़ें जो मंडरा रही हों, तो कंपनी अपने लेवल पर भी इन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करती है। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो था डीफेक से जुड़ा था। अगले टॉपिक की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जीपीआई 2024, और दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है और इसको पूरा जो रेगुलेट करता है वो यूरोपियन कंट्री करता है, इससे बात करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इसको ध्यान रखेंगे। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई? उसके पहले आपको हम लिए चलते हैं एआई के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि एआई के बारे में हम आगे एक बार फिर बात करेंगे। देखो, एआई में 2 शब्द हैं और मैंने आपको बोला है अभी, एक शब्द है इसका नाम है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, और एक है इंटेलिजेंस जिसका नाम है बुद्धिमत्ता, ठीक है। फिलहाल मैं कोर्सेज़ को बाइलिंगुअल ही रखता हूँ, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं फिर आपको बोलता हूँ कि मैं स्पेशली यूट्यूबर्स नहीं हूँ, मैं फेस टू फेस लेने वाला एक अध्यापक हूँ, किताब पढ़ने वाला अध्यापक हूँ, शॉर्टकट में पीपीटीज़ लेके पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस में थोड़े पीपीटीज़ ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, अगर बच्चे बैठ के लिखेंगे उनका टाइम ज़्यादा जाएगा, और ये सारी पीपीटीज़ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप अपना समय बचाएं।
और जितने भी बच्चे मेरे से स्टैटिक पढ़े हुए हैं पिछले 20 सालों में, 2 डिकेड से या उससे भी ज़्यादा समय में, और पढ़ रहे हैं, वो लगातार इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, ना कि सिर्फ इस विषय को पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो वन इज़ आर्टिफिशियल एंड सेकेंड इज़ इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल शब्द मैंने आपको पहले ही बोला है, एक तरह से एक मशीन को संबोधित करता है, एक इट रिप्रेजेंट एज अ मशीन। और इंटेलिजेंस शब्द अगर हम बोले तो ब्रेन को संबोधित करता है। साइंटिस्ट का ऐसा सोचना था, क्या कभी भी हम ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन के मस्तिष्क की तरह कार्य करे, और सुनो उन्होंने बना रखा, और बिल्कुल उसका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, 3 रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। द वन इज़ द परफॉर्मेंस, उसके कार्य करने की प्रणाली, एक्यूरेसी, सटीकता, एक्यूरेसी, और रिलायबिलिटी, भरोसा, रिलायबिलिटी, बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि ह्यूमन की तरह होता है। यानी इट इज़ अ मशीन दोज वर्क लाइक टू ह्यूमन ब्रेन इन रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इट्स अ सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन AI. Again, I repeat, it is a machine those work like to human brain in reference of performance, accuracy and reliability. एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल मानव के मस्तिष्क की तरह कार्य करती है, उसी की तरह कार्य प्रणाली, उसी की तरह दक्षता और उसी की तरह भरोसेमंद होकर कार्य करती है, अपने कार्य को संपादित करती है। वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, जिनमें एक होता है इसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग, और दूसरा जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। कुछ किताबों में अगर देखें स्टैंडर्ड बुक्स में, तो उसको कैसे समझाया गया, जैसे एक गोला बना दिया उन्होंने बोला भैया देखो ये AI है, उसके अंदर उन्होंने बोला भैया देखो ये ML है, मशीन लर्निंग, उसके अंदर बोला देखो ये डीप लर्निंग है। यानी डीप लर्निंग जो होता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बारीकी के साथ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। और डीप लर्निंग में ही अगर आपको बोलें तो डीप लर्निंग के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर एक टॉपिक है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है डीप फेक। डीप लर्निंग में एक्चुअल में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, और जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है तभी जाकर हम अपने समय में डीप फेक जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ भी है और मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपने पीछे के डीप फेक के वीडियोस को नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा। आपको जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे डिकोडिंग और कोडिंग और डिकोडिंग करके हम डेटा को मर्ज करके इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस जो न्यूज़ में रहा है 2000 GPAI 2024, इसको होस्ट करता है जो है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस यहाँ पे लाए जाते हैं दिल्ली में, और इसको अडॉप्ट किया जाता है यूरोपियन यूनियन में। ओके, इसमें की डिस्कशन जो होता है वो नेशनल AI इनिशिएटिव्स को लेकर बात की जाती है, और ख़ासतौर से अगर हम देखें तो हमारे भारत के संदर्भ में तो इंडिया का AI पोर्टल जो है ऐरावत, और दूसरा अगर देखा जाए तो मिसयूज़ ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन होता है इस DPI समिट 2024 में। UI करके एक AI इनिशिएटिव्स हैं जिसमें यूथ को फोकस किया गया। इसमें भी इसको काफ़ी अवार्ड भी दिया गया, एक तरह से देखा जाए तो एक स्टार्टअप अवार्ड भी है ना, डेवलप बाय विनर्स एंड स्टार्टअप अवार्ड जो इसको दिया गया। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एम्फसाइज़ कर रहे हैं AI जैसी चीज़ों को, इसको डिजिटल सर्विसेज एसेसिबिलिटी करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब है ख़ासतौर से जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, जिस पे हम आगे बात करेंगे, भाषणी को लेकर इन्होंने काफ़ी जोर भी दिया है कि जैसे अगर चीज़ों को रीजनल लैंग्वेज में ला दिया जाए काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आज हम इंग्लिश में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ों को एक्सेस करना, लोगों से जुड़ना है ना, काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी हाल ही में कर्नाटका रहकर आया, बेंगलोर में। काफ़ी मैंने कोशिश की लोगों के साथ कि उनके लैंग्वेजेस में बात करने की, काफ़ी मैंने कुछ सीखा, काफ़ी इवन मैंने कन्नड़ा बच्चों से बोला भी, घबराओ नहीं, आगे आने वाले कुछ सालों में मैं कन्नड़ा में बातें भी करूँगा और आपकी क्लासेस भी लूँगा। आई लव टू स्पीक इन कन्नड़ा ऑल्सो। तेलुगु बच्चों से भी बोल कर आया हैदराबाद में, वो भी बोलूँगा पर समय आने पर। लेकिन वही चीज़ आप देखो, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में दे हैव अ डिफ़िकल्टी, जब मैं वहाँ जाता इंग्लिश में बात करता हूँ, तब स्टिल मेनी पीपल आर देयर जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ के बच्चे हिंदी मीडियम के स्कूल्स में पढ़कर आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है, और उनकी इंग्लिश में क्लासेस लो, दे हैव अ डिफ़िकल्टी। अगर ऐसा होता कि मैं इंग्लिश में ही बोलूँ और ऑटोमेटिकली दे विल ट्राई टू लिसन इन हिंदी, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। या मैं हिंदी में बोलूँ और कोई इसको कन्नड़ा में ऑटोमेटिक ऐसा ही कि AI टूल हो जो कन्वर्ट कर दे, तो काफ़ी अच्छा होगा। यानी लैंग्वेजेस विल नॉट बी अ बार, है ना, कहीं पे रुकावट नहीं होगा लैंग्वेज, है ना। एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो है, लेकिन किस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं हमारे ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस बारे में बात किया है। और ख़ासतौर से बोला जाए इस समिट में ख़ासतौर से
एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा गवर्नेंस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन, इन चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया गया है। ठीक है, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है ना वगैरह में भी इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर सकें। देखो दिल्ली डिक्लेरेशन जो है जीपीआई को लेकर वो क्या क्या है इस पर मैं एक बार बात कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन हैं सिर्फ एक बार आप सुन लो, और ये ऐसे इन्फॉर्मेशन ईजली यू पीपल कैन रिमेंबर। नीड टू हार्नेस द अपॉर्चुनिटी एंड मिटिगेट रिस्क एसोसिएट विद द एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, किसी भी तरह की कोई रिस्क वगैरह है एआई को लेकर तो उसको डेवलप करना होगा, उनको बचाना होगा। ह्यूमन डिग्निटी वगैरह को है ना एम्फेसाइज करना होगा, राइट्स और डेमोक्राइज द वैल्यूज़। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो हो एआई की मदद से ज़्यादा अच्छी रखी जाए। एआई के पोटेंशियल को काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस दिया जाए, जैसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एजेंडा को भी है ना अचीव करने में सफलता मिले। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एआई रिसर्च को लेकर, इनोवेशंस को लेकर और कई तरह के पॉलिसीज में लगातार बनाए जाएँ। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है जो लाई गई है। ठीक है, ये भी चीज़ है जिसमें पब्लिक गुड्स वगैरह को, डिजिटल पब्लिक गुड्स को लाया जाए। फ्यूचर डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस और एथिक्स एमंग द स्टेक होल्डर्स, ये भी एथिकल चीज़ों को, जैसे डीप फेक में हमने बात किया था कि किसी इंसान के इंफॉर्मेशंस को लीक करना या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन करना, तो एथिकली इट इज़ नॉट राइट। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर किया जाए, यानी काफ़ी हद तक बोला जाए तो इकोनॉमिक सेक्टर हो, सोशल इश्यूज़ हो या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ हो है ना, या पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो, उसकी अपनी आइडेंटिटी हो किसी बंदे की, कोई बिजनेस हो, हर चीज़ों को एक तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ जीपीआई जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एआई हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें आपके एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिसे ऐरावत कहते हैं है ना, ऐरावत। दूसरा जिसे आप डीप फेक कहते हैं। इसके अलावा आपको यूवी वगैरह के बारे में बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐरावत एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टैब्लिश किया गया नीति आयोग के द्वारा, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से एडवांस एआई रिसर्च है जिसको एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में लाने की बात हुई है ना। ऐरावत ध्यान रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है सरकार का। दूसरा डीप फेक एक सिंथेटिक मीडिया क्रिएटिंग यूजिंग एआई है, इस बारे में हमने पीछे बात किया है, अकेला लेक्चर ही मैंने आपको पीछे डीप फेक पर लिया है। और डीप फेक एक तरह से जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क पर बेस्ड है, और ये है ना डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक अच्छा उदाहरण है। यूआई इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न इसको लेकर आया है हमारे देश का नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत, और एनईजीडी जो है इसके लिए इंटेल के साथ मिलकर काम करता है, और काफ़ी हद तक कोशिश यही है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट किया जाए। ठीक है, और एआई अबाउट एआई एंड एम्पावर देम टू बिकम द ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइनर्स एंड यूज़र ऑफ एआई। सो यूआई का कोशिश यही करनी है कि बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बूस्टअप मिले। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक इन्वायरमेंट को डेवलप करने की कोशिश की गई है। इस इनिशिएटिव्स के अंदर देखा जाए तो अप्लाइड लर्निंग वगैरह को एक्सपीरियंस बच्चों को कराया जाए, जैसे एआई के पोटेंशियल को, एड्रेसिंग द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रमोटिंग द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब है कि नई जो पीढ़ी है उसको काफ़ी हद तक एआई के बारे में समझ विकसित हो, और एआई को एजुकेशन सेक्टर में कैसे अच्छे तरीके से हम ला सकते हैं, और युवा को काफ़ी हद तक जैसे एजुकेशनल टूल्स वगैरह हो, ये कह लो इस तरह की मशीनरी सिस्टम हो, तो चीज़ों को समझा पाना बच्चों के लिए आसान होगा। एआई के बेस पे और कितने स्कोप्स हो सकते हैं है ना, कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, हर एरिया में देखें तो यूआई जो है इनिशिएटिव्स ये काम करेगा। तो काइंडली रिमेंबर गाइस, यूआई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, दोस आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाषिनी को लेके मैंने अभी आपको बोला था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भाषिनी को लेकर काफ़ी एग्रेसिवली बोलते हैं कि एक एआई टूल है और इसे डेवलप करना है काफ़ी अच्छे लेवल पर, और कई लेवल पर इसमें बातें की गई हैं, उस सब बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं भाषिनी एंड एआई टूल्स। देखो, भाषिनी एक रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ओके, जो एक तरह का ट्रांसलेशन टूल है। ठीक है, इसकी जो नीडल मिनिस्ट्री है वो माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो कम्युनिकेशन है वो लोकल लैंग्वेजेस में आसान हो कर पाना, इंडियन लैंग्वेजेस को आसानी से है ना, जो डिफरेंट तरह के इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ये भारत की अपनी विशालता है और महानता है कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस को एक साथ लेकर चलने वाले राष्ट्र हैं। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और रियल टाइम ट्रांसलेशन हो, यानी उसी समय उस तरह की चीज़ें हो। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं कन्नड़ा नहीं बोलता, और स्टूडेंट आर वांटिंग टू लिसन माई क्लास इन द कन्नड़ा, but I speak the English, guys. So whatever I am speaking in English, it is going to be translated very easily to Kannada, and all the Kannada people can listen my all the entire classes very easily.
तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्चुअली रियल टाइम बेसिस, एग्जैक्टली इट्स अ रियल टाइम बेस्ड ट्रांसलेशन। इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे मन की बात हो रही है, गॉट इट। मन की बात तो एक समय हो गई हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, जब वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है जम्मू से कन्याकुमारी, देन इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस, है ना, वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मन की बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चीज़ों को बोल रहे होते हैं, तभी उसी समय अलग अलग लैंग्वेजेस में अदर पीपल आल्सो लाइक टू लिसन द सेम टाइम। तो ये काफ़ी हद तक, मतलब आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इट्स काफ़ी हद तक इट विल लुक लाइक एज अ रियल टाइम ट्रांसलेशंस, गॉट इट। तो अब भाषणी टूल्स का आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा इसमें करते क्या। अब देखो भाषणी टूल्स के अंदर भाषा दान सेक्शन है, ठीक है, भाषा का दान, भाषा का दान, भाषा दान, ठीक है। इसमें दो शब्द देखना, भाषा का दान, ठीक है। दान तो एक पुण्य का काम होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा टूल है जो भाषा का दान करेगा। कैसे करेगा, यू सी हियर देयर इज अ वेरियस ऑप्शंस आर देयर। सुनो इंडिया के फॉर्म में, बोलो इंडिया के फॉर्म में, लिखो इंडिया के फॉर्म में और देखो इंडिया के फॉर्म में। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम बोलेंगे किसी लैंग्वेज में, कोई आदमी सुनेगा किसी और लैंग्वेज में जिसमें वो चाहता है ना। हम बोलेंगे किसी लैंग्वेज में, ठीक है, यानी सुनो मतलब सुनना, मतलब कोई मुझे बोल रहा है, सॉरी, है ना, कोई मुझे बोल रहा है तो मैं जो सुन रहा हूँ वो मेरी लैंग्वेज में सुन रहा हूँ, बाकी वो किसी भी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, नॉट मैटर। उसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ लेकिन वो उसी लैंग्वेज में है, मतलब जिस लैंग्वेज वो समझना चाहता है, ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली बी इन दैट लैंग्वेजेस, ठीक है। लिखो इंडिया, मैं लिख रहा हूँ किसी लैंग्वेज में, ये तो आपने गूगल पे भी देखा होगा। आप गूगल पे जाइए ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, आ जाता है। तो ये काफ़ी हद तक ये वो है जो कि एक लिखो इंडिया के फॉर्म में आ जाता है। देखो इंडिया में आप जिस तरह से चीज़ों को टेक्स्ट कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, उस तरह चीज़ें जाके आपको टाइपिंग टेस्ट के सीन के फॉर्म में चीज़ें दिख रही होती हैं, जो काफ़ी हद तक आप देखें तो एक लेवल इमेज और वैलिडेट इमेज के फॉर्म में आकर चीज़ों को दिखाता है। यानी लिख रहे हैं आप कोई टेक्स्ट और दिख रहा है उस फॉर्म में, लिखने के फॉर्म में। ये देखो क्या मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो भाषादान सेक्शन के फॉर्म में चीज़ों को लेकर है। फिलहाल इनमें मत जाइए, सुनो इंडिया, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया, इसी से आपको समझ में आता है कि किसी भी लैंग्वेज में आप चीज़ों को कर रहे हैं और किसी रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस में आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, सुनने के फॉर्म में, बोलने के फॉर्म में, दिखने के फॉर्म में और लिखने के फॉर्म में, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है। तो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक सो भाषणी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स दैट मे बी कम इन योर पेपर गाइस इन योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। इंपॉर्टेंट है भाषणी आई टूल को देखें तो, ठीक है, लोकल लैंग्वेज को डिजिटलाइजेशन किया गया, काफ़ी आसानी से चीज़ों को पढ़ा गया। पोटेंशियल रोड मैप है लोकल लैंग्वेजेस को जोड़ने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वगैरह भी काफ़ी आसान होगा, जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में नेटिव लैंग्वेजेस में ले आना काफ़ी हद तक आसान होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी जो होगी वो काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी मिलेगी लोगों को, ठीक है। हो सकता है भाई कुछ लोगों को दिक्कत हो इंग्लिश समझने में। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं जेमिनी एआई मॉडल बाय गूगल। इसके बारे में मैंने पीछे ही बोला था चैट जीपीटी में कि देखो एक नया एआई है जो गूगल वाले लेकर आए हैं, इसका नाम है जेमिनी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बॉट करके इसका नाम है, उस पर हम लोग बात करेंगे एंड दैट इज़ द मोर बेटर देन द चैट जीपीटी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम बात करने वाले जेमिनी के बारे में, दैट इज़ द मोर बेटर देन चैट जीपीटी। क्या है इसमें, किस तरह की चीज़ें और क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जेमिनी के बारे में बात करें तो गूगल इसको लेकर आया है, द फर्स्ट पार्ट यू शुड रिमेंबर, द फर्स्ट पार्ट गूगल इसको लेकर आया है प्रोजेक्ट जेमिनी को, और काफ़ी हद तक देखें तो एक रेप्लिकेटिंग ह्यूमन लाइक बिहेवियर है जो आपने पीछे चैट जीपीटी में भी देखा हुआ है, ठीक है। पीछे के लेक्चर्स में आपने चैट जीपीटी में मेरे से चीज़ सुनी हुई है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो ये पूरी तरह से एक जेमिनी जो डिज़ाइन किया गया है वो गूगल एआई पावर्ड चैटबॉट बार्ड के रूप में डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, पार्टिकुलरली डिफरेंट तरह के प्लानिंग्स वगैरह के टास्क को पूरा करने के लिए। जिस कंपनी द्वारा बनाया गया उसका नाम है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने इसको बनाया है और अगर देखा जाए तो हर तरह के सब्जेक्ट से जुड़ी समस्या को सॉल्व करता है, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, फिज़िक्स से हो। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज भी होते हैं जिसके द्वारा इनसे हेल्प लिए जाते हैं। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम एआई के बारे में बात करें तो वही चीज़ हो गई कि लोग नौकरी से जाएंगे, करप्ट होंगे, है ना, ऑप्शंस कम होंगे। इस तरह के एआई टूल्स अगर आते हैं तो ठीक है, वो भी समझ में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, फाइन। इसलिए मैंने बोला भाई स्किल डेवलप करो। अगर स्किल होगा तो इस तरह की चीज़ें आपको बाहर नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्किल तो आपकी अपनी हुनर है ना, आप कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करे हुए कंटेंट नहीं है, ठीक है। गूगल डीप माइंड जो कंपनी है, ठीक है, जो इस चीज़ को लेकर आई है, उस पर बात करते हैं।
गूगल स्पेशलाइजेशन एक सब्सिडरी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जो जेमिनी एआई को टूल्स को लेकर आई है दिसंबर 2023। इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कहा जाए तो ये किस पर बेस्ड है, तो ये न्यू जनरेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। अब बात होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है। याद रखिएगा, दिस टर्म इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशंस दैट मे बी कम इन योर एग्जामिनेशंस। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, देखो जो प्लेटफॉर्म लेकर आया है ना, गूगल डीप माइंड जो आप जेमिनी कह रहे हैं, ये उसका नाम है बार्ड जो है वो गूगल एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जो जेमिनी के द्वारा लाया गया है, और कुछ अदर भी डेवलपर हैं जो इस तरह की चीज़ों को बना रहे हैं। और हाँ, अगर आपके पास गूगल फ़ोन है, गूगल का फ़ोन न्यू पिक्सल 8 प्रो फ़ोन, तो आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो ये जो जेमिनी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जेमिनी एआई टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको बार्ड के नाम से हम जान रहे हैं, जो आपको गूगल एआई सुविधाएं दे रहा है। ये काफ़ी जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं उसको काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकता है। इसमें पाइथन है, जावा है, C++ है, गो है, तो यहाँ पर कोडिंग वोडिंग भी काफ़ी बड़े लेवल पर होती है। और आपको बताऊँगा अभी मैं किस तरीके से ये जो है वो काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन देता है, काफ़ी बेटर इन्फॉर्मेशन देता है। इवन हाउ इट इज़ बेटर देन चैट जीपीटी, आई ऑल्सो प्रूव इट ही गाइस। और दिस इज़ द रीज़न आई थिंक हो सकता है यूपीएससी आपको चैट जीपीटी के साथ ऐसा कंपैरिजन ही दे दे आगे आने वाले सालों में। ओके, अब देखो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, जिस पे हम बार्ड के बारे में बात कर रहे थे, जेमिनी के बारे में बात कर रहे थे। देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, एक तरह से ये एआई सिस्टम ही है, काफ़ी एडवांस एआई सिस्टम है, जो ह्यूमन लाइक टेस्ट बेस्ड जो अमाउंट्स ऑफ डेटाज होते हैं उनको आसानी से, है ना, टेक्स्ट करता है, उसको जनरेट करता है। ठीक है, यानी जो ह्यूमन की तरह के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उन तरह की चीज़ों को काफ़ी हद तक ये लर्न कर लेता है। ठीक है, इस तरह से एडवांस टूल होता है। सो अंडरस्टैंड एंड जनरेट द ह्यूमन लाइक टेस्ट बेस्ड ऑन द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऑफ डेटा के कलेक्शन से ये चीज़ों को बताता है। इसीलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो काफ़ी बारीक इन्फॉर्मेशंस आपको देता है। इवन चैट जीपीटी उस लेवल तक नहीं जाता, ये चीज़ पे मैं आपको चैट जीपीटी के कंपैरिजन में आगे भी बोलूँगा। ओके, दूसरी तरफ यहाँ पे जो डीप लर्निंग टेक्निक है वो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। और जो मैं आपको पीछे कह रहा था थोड़ा सा डीप फेक वगैरह के बारे में, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो काफ़ी हद तक जाकर इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस करता है। यहाँ तक आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो सिर्फ इंटरनेट पर ही बेस्ड नहीं होते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी के लिए इंटरनेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन के अलावा ये इन्फॉर्मेशन बुक्स और वेबसाइट्स, है ना, वगैरह से भी प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो ब्रॉड रेंज पर होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखो, इनडायरेक्टली आपको चैट जीपीटी के साथ एक कंपैरिजन मिला कि चैट जीपीटी में चीज़ें लिमिटेड होती हैं, लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब जेमिनी एआई को यूज़ करते हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन और बड़े लेवल पर आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एलएलएम्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो चैट जीपीटी है, ठीक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल जेमिनी ही नहीं है, चैट जीपीटी भी है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन द चैट जीपीटी। जेमिनी की बात करें, इट इज़ बेटर देन द चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी पीछे के वीडियोस में हमने बात किया हुआ है, जो आप में से हर किसी को पता है। और मैंने आपको बार बार बोला कि वीडियोस को आप सीक्वेंस में ही देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि चीज़ों को पीछे से फिर आगे जोड़ पाना इज़ वेरी ईजी। अब देखो उसको फीचर्स क्या क्या है इनके। अगर हम फीचर्स से बात करें जेमिनी एआई टूल्स में, तो पहला है कि मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग है। ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर वेरियस फॉर्मेट्स को लिया जाता है, यहाँ पर कोडिंग, यहाँ इमेजेस, यहाँ ऑडियोज़, यहाँ वीडियोज़, ना कि सिर्फ टेक्स्ट को। आपने पीछे क्या देखा था, चैट जीपीटी में आपने ज़्यादातर टेक्स्ट को ही इंपॉर्टेंस दिया था। मैंने बोला ना कि भाई चैट जीपीटी, आप रवि अग्रवाल सर के बारे में विकीपीडिया प्रोफाइल बनाओ, रवि सर को भी बहुत बड़ा ब्रांड टीचर बनना है, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ ही टीचर से ब्रांडेड है, जबकि हज़ारों लाखों टीचर सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते भी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके होते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। तो मैंने सोचा चल भाई मेरे लिए भी कुछ बना दे, तो चैट जीपीटी। तो मैंने बोला, तो वो स्टोरी मैंने आपको पीछे चैट जीपीटी में पढ़ाई है। प्लीज़ अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा, आपको जेमिनी समझने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ कोडिंग, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस वगैरह को भी लिया जाता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ अगर एआई सिस्टम की बात करें तो एआई सिस्टम जो होता है मल्टी मीडियल एआई के बेसिस पे जो एआई सिस्टम है, यहाँ पर मल्टीपल मॉडलिटीज़ ऑफ सोर्सेज होते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज़, ऑडियो और अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा सिमुलेशन को यूज़ किया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ों को समझना यहाँ आसान होता है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ आसान होता है चीज़ों को समझना। और आगे चलते हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे बताना थोड़ा ज़रूरी था। देखो असल में जो मॉडल साइज़ेस हैं, है ना, स्केलेबल जो मॉडल साइज़ेस हैं, जिसमें
जेमिनी एआई को हम यूज़ कर रहे हैं वो 3 डिफरेंट लेवल पर जेमिनी एआई है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, बनाया गया है। पहला जिसे हम जेमिनी अल्ट्रा के नाम से जानते हैं, देखो जेमिनी में भी कितने वर्जन्स हैं, दूसरा है जेमिनी प्रो के नाम से और तीसरा है जेमिनी नैनो के नाम से। अब देखो ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा, हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा के बेस पर जो एआई टूल है जो बना है वो है जेमिनी अल्ट्रा, हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क देता है, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही लिमिटेड मॉडल्स के अंदर ही गूगल वाले आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। दूसरा जेमिनी प्रो के बारे में बात करें, ठीक है, जेमिनी प्रो के बारे में बात करें तो जेमिनी प्रो जो है जनरली जो बार्ड करके जो हम यूज़ में ला रहे हैं, इंटीग्रेटेड जो बार्ड है उसके अंदर गूगल एआई जो चैटबॉट प्लेटफॉर्म है वो आपको इसकी सुविधा दे रहा है, ठीक है। तीसरा जो जेमिनी नैनो है वो आपको गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में मिल जाएगा। ये 3 तरह के ऑप्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन ये आपके सामने फ़ोटो भी मैंने दिखाई हुई है और जेमिनी एआई टूल से कई मॉडल्स हैं अलग अलग। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई कौन सा हैंडसेट लेना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें, पर इस पे अगेन आई टेल यू जेमिनी अल्ट्रा एआई टूल जो है बहुत कम विकसित है, ठीक है। अभी मेरे को याद है मैं कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र थे वो सैमसंग फ़ोन लेने गए थे तो उसमें भी उन्होंने देखा कि एआई टूल पर बेस्ड एक फ़ोन है। ये क्या करता है, जैसे पिक्चर्स वगैरह को आप तुरंत क्लिक उसको टच करो और उसको ले जाके मैग्नीफाई करके उसको क्लिक करो तो पता चल जाएगा इमेजेस वगैरह क्या है। मतलब देखिए आज की जो जनरेशन है ना उसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ों में एआई टूल्स का उपयोग भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट तरह के एआई ऑप्शंस हैं जो दिखा रहे हैं। और तीसरी चीज़ आपको बताऊं तो जो कोड है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और आपको पहले ही बोला था पाइथन, जावा और C++ और वो इस तरह के जो हाई क्वालिटी कोड होते हैं उनको इसमें यूज़ किया गया है, इस तरह की चीज़ों को बनाया गया। अब बात ये होती है कि जेमिनी जो है वो किस तरीके से है ना बेहतर होगा, किस किस तरीके से काम करेगा। तो पहली तो चीज़ है राइटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, ठीक है। तो नई नई तरह के डिफरेंट तरह के क्रिएटिव कंटेंट लिखता है ये, विभिन्न तरह के प्रश्नों के उत्तर भी देता है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ भी देता है और फिर डिफरेंट तरह के लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी करता है। अब आप कहोगे सर इसमें से कुछ काम तो चैट जीपीटी भी करता था। हाँ, तो कुछ काम चैट जीपीटी करता था, आप आंसर खुद दे रहे हैं, सारे काम नहीं करता था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा। इवन मैं आपको कहता रहा हूँ, मैं आपको स्पेशली वन साइड चैट जीपीटी और सेकंड साइड जेमिनी के बारे में डिफरेंस बताऊँगा, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें आगे भविष्य में जो लाई गई इसमें ऐसा क्या है जो नया है जो कि चैट जीपीटी में नहीं था और वो डिफरेंस आपके सामने है। हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम द चैट बोट, समझिएगा। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो प्राइमरली ये सिर्फ टेक्स्ट बेस पर होता है, चीज़ों के इन्फॉर्मेशन दीजिए, नया डेटा दीजिए, यूक्रेन रशिया वार के बारे में बताइए, तो ये पूरी तरह से टेक्स्ट बेस होता है प्राइमरली। लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट बेस ही नहीं होता है, इसके अलावा कोड, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल का नाम दिया गया जो आपने पीछे सुना था, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स, बुक्स और कोड्स के इन्फॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं वो सिर्फ वेब पेज, सोर्स कोड, गूगल सर्च रिजल्ट्स के बेस पर होता है और सबसे बड़ी बात ये रियल टाइम के बेस पर होता है, यानी अभी के हिसाब से क्या चल रहा है। यहाँ पर पहले से डेटा स्टोरेज होते हैं, उसके आधार पर चीज़ें बताई जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको पीछे समझाया था कि अगर है ना, अगर मान लो ये जो चैट जीपीटी है वो अप्रैल तक ही अपडेटेड है ना, और जो चंद्रयान अप्रैल 23 तक ही अपडेटेड है मान लो, और चंद्रयान जो है 3 है वो जुलाई में जाता है, तो भैया चंद्रयान 3 कभी भी आपको चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा। लेकिन जेमिनी जो होगा वो रियल टाइम बेस पे है, तो अभी भी क्या चल रहा है वो भी आपको बता देगा। सिर्फ जेमिनी ही नहीं, गूगल भी काम करता है, लेकिन ये जो एआई है, जो जेमिनी है, ये रियल टाइम पर बेस्ड होगा तो आपको आज के हिसाब से भी अपडेट देगा, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया गया रियल टाइम, जो कि यहाँ नहीं है। अब देखिए अभी तक जब आपका क्लास में ले रहा हूँ तब तक अप्रैल 2023 तक है ना, मे हो सकता है चैट जीपीटी का लास्ट अपडेशन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हाँ आपको बताऊँ पीछे के सालों मैंने बोला कि अभी ये 2021 दिसंबर तक है, फिर मैंने बोला 2022 के जुलाई अगस्त तक है, सितंबर तक है, अब बोला 2023 के अप्रैल तक, यानी कहने का मतलब है समय के साथ चैट जीपीटी को और ज़्यादा अपडेट किया जाएगा, लेकिन लास्ट अपडेशन आपको यहीं तक मिलेगा। हो सकता है कोई बोले कि सर अब सितंबर भी हो गया है, गॉट इट, या अक्टूबर भी हो गया है, नवंबर भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, इसलिए मैंने मे वैरी कर दिया है, ठीक है। और ये तो अप टू डेट है, कॉन्टिन्यूसली लर्निंग है, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम न्यू अपडेट्स हो रहा है, तो ये आपको देता है। क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, यहाँ पर आपको देखो तो कन्वर्सेशन, फैक्चुअल एक्यूरेसी, रियल टाइम अपडेट्स, हर चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पर है। कैन बी सेट फॉर द स्पेसिफिक नीड्स, है ना। अभी ये पेड प्लान्स हो सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने बोला ना 650 रुपये का मैंने लिया था, पर यहाँ पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, नॉट करेंटली अवेलेबल इस तरह के पेड बेसिस पर।
ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग में देखो तो नॉट अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइसेस में अवेलेबल है। जैसे पिक्सल 8 प्रो में अभी हम जेमिनी नैनो की बात कर रहे थे, ये चीज़ें अवेलेबल, लेकिन ये नहीं है, ये आपको अलग से खरीदनी पड़ती हैं, अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ये आपको डिवाइस में ऑलरेडी अवेलेबल होकर आती हैं। मतलब चैट जीपीटी और आपको जेमिनी में कुछ डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि जो टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। कोड फंक्शनलिटी की बात करें, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ना। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी एक्सप्लेन है, हाई क्वालिटी कोड है जो है यूज़ किया जाता है। कॉस्ट जो है वो फ्री और पेड वर्जन दोनों है। यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो फ्री और पेड वर्जन है ना, टू हैव अ फ्री एंड पेड वर्जन यहाँ पे भी है, ठीक है। ये जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड के अलावा और भी ऑप्शन है, इमेजेस वगैरह, वेबसाइट लिंक है। एक्सेसिबिलिटी देखो तो अवेलेबल थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, किसी पर भी, लेकिन ये कुछ ही है, जैसे करंटली थ्रू बार्ड, डेवलपर टूल्स या पिक्सल 8 प्रो, इन्हीं जगहों पे आपको मिलेगा। अभी मैंने आपको पिक्सल 8 प्रो मैंने बोला था कि जो गूगल के फ़ोन्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल है। इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें GPT-3 और GPT-4 वर्जन है जो अवेलेबल है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग मॉडल, ये लगातार नए नए अपडेटेड मॉडल, इनमें सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे। स्पीड जनरली फास्टर है और इसको हम वैरी कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब स्पीड मतलब जो AI टूल का जो काम है यहाँ पर वो थोड़ा फास्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अलग अलग तरीके के वर्जन्स आपने देखे थे, जैसे नैनो है तो स्लो काम करेगा, प्रो है तो कम्पिटिटिव विद द पेड चैट जीपीटी वर्जन, ये उसी तरह का काम करेगा जैसे सामान्यतः जो है चैट जीपीटी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जेमिनी में मिल जाएंगी। तो बड़ा जेमिनी मतलब मिक्सअप टाइप का है, ठीक है, मिक्सिंग टाइप का है। यहाँ पर काफ़ी फीचर्स हैं चैट जीपीटी की तरह और बाकी फीचर जो हैं वो चैट जीपीटी से एडवांस है, लेकिन ओवरऑल जेमिनी जो है वो चैट जीपीटी से काफ़ी एडवांस होगा और ये चीज़ आपको दिख भी रहा है। फाइन, आगे लिए चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ जेमिनी AI के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है। पीछे जब हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें लगातार बता भी रहा था। इट एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग कोड एंड इवन राइट न्यू कोड्स, ठीक है। तो जेमिनी दोनों पर काम करता है, पुराने कोड पर भी काम करता है और नए पर भी काम करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही पॉइंट पर काम करता है। पुराने कोड का मतलब जैसे चैट जीपीटी टाइप के इन्फॉर्मेशन है, उस तरह की चीज़ों को तो ये कोड करता ही करता है, लेकिन साथ साथ नए इवन कोड को भी लिखता है, नए कोड को भी बनाता है, ठीक है। जेमिनी AI फोकस ऑन एक्यूरेट एंड बायस आंसर्स, हाँ ये भी अच्छा है, किसी भी तरह का बायसनेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। जबकि चैट जीपीटी में थोड़ा बायसनेस भी देखने को मिला है कंटेंट को, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट ही उठाता है, यहाँ पर कंटेंट जो है ज़्यादा अच्छा दोनों के दोनों जो होते हैं इनके पास डेटा होता है, लेकिन एक बात बताऊँ, जो चैट जीपीटी है उसके लिए इंटरनेट मस्ट होता है, इसके लिए इंटरनेट कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, क्योंकि बुकिश और बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर अपडेट किए जाते हैं। जबकि चैट जीपीटी सिर्फ इंटरनेट के डेटा ही उठाता है, ये बुक इन्फॉर्मेशन और भी जगह से लेता है, ठीक है। तो बिना इंटरनेट के भी जेमिनी AI आपको जो है ऐसा कहते हैं कि ये काम करेगा, लेकिन चैट जीपीटी आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। जेमिनी AI यूजेज अ रियल टाइम गूगल सर्च रिजल्ट्स, ये भी मैंने आपको बोल दिया। जेमिनी AI माइट इवन बी एबल टू जनरेट द इमेजेस इन एडिशन टू टेक्स्ट, नॉट ओनली वो जो था आपको सिर्फ टेक्स्ट पे था, ये इमेज पे भी बेस्ड होगा, या आसानी से इसको समझना आसान होगा। यू कैन यूज़ AI फीचर विदाउट नीडिंग इंटरनेट कनेक्शंस, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, जेमिनी केस में विदाउट इंटरनेट भी आपको काम करेगा। जेमिनी AI हैज़ अ सेफ्टी मेजर इन प्लेस टू अवॉइड द गिविंग बायस और द हार्मफुल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह से हार्मफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इनको अवॉइड कर सकते हैं इस केसेस में, तो ये आपको काफ़ी बेहतर है। इंटीग्रेशन और इम्पैक्ट ऑफ गूगल सर्विसेज में देखो तो फ़िलहाल इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, ये पूरी तरह से जेमिनी जो है वो गूगल के ही साथ है, ठीक है। इसमें एड्स, क्रोम और डुअल आई, इन सब के साथ ये चीज़ें जो हैं आपको मिल रही हैं और भविष्य में और ज़्यादा ये एडवांस हो जाएंगी कि अगर आप गूगल सर्च इंजन या गूगल क्रोम या डुएट AI यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मिलेंगे। जेमिनी इन द गूगल सर्च इंडिकेट द फास्टर इम्प्रूव द सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस विथ रिड्यूस द लेटेंसी एंड इन्हांस क्वालिटी, तो ठीक है, यहाँ पर डिले वगैरह काफ़ी हद तक कम होगा। यानी कहने का मतलब अगर चैट जीपीटी कोई काम करता है, जितने समय में चैट जीपीटी की चीज़ को एक्सेस करेगा, ये उससे कम समय में इंफॉर्मेशन आपको अपडेट दे देगा, ठीक है। अब बात होती है क्या इट्स अ बेटर देन चैट जीपीटी, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत है। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आज जो है वो चैट जीपीटी 4 है जो काफ़ी एडवांस्ड है, और अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलता है कि फ्लैक्सिबिलिटी के ऑप्शंस में, वीडियो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के ऑप्शन में या ऑफलाइन डिवाइस फंक्शनलिटी के माध्यम में तो जेमिनी जो है वो काम करता है, जहाँ पर चैट जीपीटी बोलता है आई एम सॉरी, द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन, जेमिनी करंट एसेसिबिलिटी है जो फ्री अवेलेबल है, कॉन्ट्रास्ट विद द चैट जीपीटी विच इज़ अवेलेबल इन द पेड यूजर्स, तो आपको जेमिनी फ्रीली भी अवेलेबल मिल जाता है,
डिवाइसेस वगैरह पे। कंसर्न आपको पता है जॉब डिस्प्लेसमेंट वगैरह, मिस इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये कुछ कमियां हैं जो जेमिनी के साथ क्या ओवरऑल वो चैट जीपीटी के भी हैं साथ हैं, या आप कह सकते हैं सारे के सारे एआई टूल्स के साथ हैं। फ्यूचर ऑफ जेमिनी एआई बिल्कुल है और पूरी तरह से, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं और ये आप समझते हैं। ओके ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह को ऑनलाइन लाने के लिए एक रिवॉल्यूशन है जो भविष्य के साथ, और वैसे भी देखो तो जेमिनी में ना प्रो है, एडवांस है, धीरे धीरे वो चीज़ें और डेवलप हो ही रही हैं। ठीक है, ये नए फॉर्म्स ऑफ आर्ट और इंटरटेनमेंट चीज़ों को लेकर आता है। इनके लिए देखा जाए तो ह्यूमन क्रिएटिविटी एक तरह से कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से ले आता है। सेफ्टी वगैरह काफ़ी अच्छा है, यहाँ टॉप प्रायोरिटी रखी गई है। साथ ही साथ देखें तो ईजियर एंड मोर इंट्यूटिव है। ठीक है, इसको एक्सेस करना। इवन इसके अलावा देखें तो जेमिनी आई टूल को ऐसा कहते हैं कि हम बहुत सारे और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं भविष्य में। हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, ड्रग वगैरह की चीज़ों को समझना, दवाइयों को और ज़्यादा पर्सनलाइज मेडिसिन है ना, अपने इंडिविजुअलिटीज़ की मेजरिंग के बारे में समझना कि कौन सी मेडिसिन मेरे शरीर में इस एबनॉर्मलिटीज़ प्रॉब्लम के हिसाब से ज़्यादा अच्छी होगी। एजुकेशन वगैरह से एडॉप्टिव लर्निंग है ना, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स। ठीक है, मतलब किस हिसाब से आपका ब्रेन है उस हिसाब से आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको ट्यूटोरियल देने की ज़रूरत है। कस्टमर सर्विसेज में जैसे कि इंटेलिजेंट चैटबोर्ड्स, रियल टाइम ट्रांसलेशंस, इस तरह की चीज़ें अगर चाहिए तो इस तरह से भविष्य में ऐसा कहते हैं कि जेमिनी टूल्स वगैरह को हम बड़े लेवल पे यूज़ में ला सकते हैं। गॉट इट। सो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था जो कि जेमिनी के बारे में, और मुझे लगा कि इसमें जेमिनी पे एक पूरा टॉपिक लिख दूँ जिसमें सारे डायमेंशन को कवर करूँ। हो सकता है यूपीएससी अपने आने वाले भविष्य में चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स पर यूपीएससी में मेंस के क्वेश्चंस भी पूछे। तो आपके लिए ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, मेंस के हिसाब से ही नहीं, इवन इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपको जो ज्ञान है वो आपके काम आ जाएगा। देखो अगला टॉपिक है वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट। एक्चुअल में ये जो हुआ है वो ब्लैकले पार्क में हुआ है। ये इंग्लैंड में एक जगह है, सो या कह लो उसी के आसपास की जगह है जहाँ पर ये एआई समिट हुई है। और वैसे भी बताऊँ तो ये जो एआई समिट है उसका पर्पस है सेफ्टी यानी सुरक्षा। क्या है इस पूरे एआई सेफ्टी समिट में बात करते हैं। करना कुछ नहीं है, वही कोऑर्डिनेशन बनाना है कंट्रीज़ के बीच में। किसी भी तरह की कोई इश्यूज़ होता है उस पर खुल के बात करनी है। किस तरह के कोई इश्यूज़ अगर हो रहे हैं किसी कंट्रीज़ में तो उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना है। आइए बात करते हैं। एआई सेफ्टी समिट 2023 जो है वो ब्लैकले पार्क इंग्लैंड में होती है, और यहाँ पर ख़ास तौर से बात यही होती है कि एआई टेक्नोलॉजी से बड़े जो चैलेंजेस हैं दुनिया में उनको किस तरीके से टैकल किया जाए। यहाँ ब्लैकले पार्क डिक्लेरेशंस हैं यहाँ पर, और फर्स्ट एवर ग्लोबल पैक्ट है जो एआई रिस्क को लेकर एड्रेस करता है। पहली बार दुनिया में एआई से हुए जो रिस्क हो सकते हैं उन पर डिस्कशन होता है, और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो कंसेंसस है, जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे देखा गया। डिफरेंट तरह के कंट्रीज़ जो जैसे यूएस, चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियंस को लेके ये लोग काफ़ी हद तक एआई को लेके एक साथ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जिसमें एआई को काफ़ी हद तक सेफ़ और सिक्योर रखा जाए किसी भी तरीके से। कोशिश ये करनी है कि जो ह्यूमन से रिलेटेड एसोसिएटेड जो रिकॉग्नाइज जो रिस्क हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी पता की जाए, किस तरह से क्या क्या रिस्क हो सकता है उनको बचाने की कोशिश की जाए। अगली चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है जो लगातार वो बना रहे। एक एआई सेफ्टी समिट है जो हमेशा एक होती रहे दुनिया में, जिसमें एआई वगैरह के जो कोलैबोरेशंस हैं है ना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम हो। रीज़न ये है कि अगर एआई को सुरक्षित करना है तो इंटरनेशनल लेवल पर सबको लेकर चलना होगा। अब जैसे कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ है वो किसी भी जगह पे डेवलप होती है, और ग्लोबलाइज दुनिया में अगर बात करें तो इस तरह के टूल्स वगैरह हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर एआई से जुड़े हुए कोई इंटरनेशनल नियम कानून भी बनाए जाए, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों ने काफ़ी
एथिकल कंसर्न भी देखा है। कोई कंट्री का एक कंट्री के साथ हो सकता है उल्टी सीधी चीज़ें भी हो जाएं जो हो सकती हैं दुनिया में। तो इस तरह की चीज़ें जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक समिट जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यहाँ आप देख रहे हैं इससे इंडिया को क्या फ़ायदा मिलता है, मतलब इंडिया में किस तरह की चीज़ें हैं जिससे इंडिया में जो इंटेंशन है जो होने वाला है। तो हमारे यहाँ जो नॉन रेगुलेशन जो एआई फ्रेमवर्क है उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई है, पहली बात। दूसरा, दुनिया में ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है एथिकल एआई पर काम करे। तीसरा ये है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो भारत में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे देश में भी एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो एआई की तरह की चीज़ों की एक्टिविटी को चेक करे। और एक पेंडिंग डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 है जो ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर इस तरह की चीज़ों को देखते हुए भारत में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो एक तरह से एक इशू स्पेसिफिक रेगुलेशन होगा जो भारत में करेगा। तो जो भी इश्यूज़ वगैरह उनसे जुड़े हुए चीज़ों का निपटान करेगा। ये ब्लैकले पार्क के बारे में अगर एक दो लाइन में बात करें तो दुनिया में काफ़ी पॉपुलर रहा है और यहाँ लोग जाते भी हैं, एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट भी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्टिल इट इज़ पॉपुलर। ये एक्चुअल में जो है बकिंगम शायर इंग्लैंड वहाँ पड़ता है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है लंदन से नॉर्थ साइड में। और WW2 यानी वर्ल्ड वार 2 के टाइम में इसका रोल भी रहा है। ब्रिटिश गवर्नेंस कोड एंड साइफर स्कूल के फॉर्म में इसको यूज़ किया गया था। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। अगर इस जगह के बारे में बात करें तो जर्मन एनिग्मा कोड वगैरह कुछ था, उसको विकसित करने के लिए जगह का यूज़ किया गया था। इसके अलावा दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ना से भी जुड़ी हुई ये जगह है जो न्यूज़ में रहा है। करंट स्टेटस की बात करें तो वही ये एक तरह से म्यूज़ियम और हिस्टोरिक साइट है और अट्रैक्टिंग विजिटर्स इंटरेस्टेड इन इट्स वार टाइम हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन। जो WW2 वर्ल्ड वार 2 से जुड़ी हुई जो लड़ाई वगैरह है उससे जुड़े हुए सारे मेमोरेबल वगैरह हैं। ओके, सो यहाँ म्यूज़ियम्स वगैरह है जो स्थापित है। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि एआई का जो उपयोग है वो मेडिकल सेक्टर में कहाँ है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मेंस 2023 में पूछा जा चुका है। ओके, यूपीएससी मेंस 2023 में पूछा गया, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। कमिंग ईयर एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। स्टैटिक पार्ट भी मैंने आपको काफ़ी कुछ एआई से जुड़े हुए मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटी डेटा लैब, उसके बाद फिर न्यूरालिंक करके बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाए। सिक टूपल, काफ़ी भारत के स्टार्टअप के नाम भी मैंने आपको पीछे पढ़ाए हुए। जिन्होंने मेरी से स्टार्टिंग वगैरह पढ़ा है उनको पता होगा, लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें अलग से आपको लेकर आया हूँ कि एआई के मेडिकल में कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ज़रा यहाँ बात करते हैं। देखो दोस्त, पहले तो एआई है क्या उस बारे में हम लोग पीछे काफ़ी बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो मशीन वगैरह को यूज़ करते हैं, बहुत सारा के डेटा वगैरह को यूज़ किया जाता है। मेडिकल में कहाँ कहाँ पर एआई का यूज़ हो सकता है, तो मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे MRI और CT स्कैन वगैरह में। ओके, यहाँ पर हर तरह के ऑर्गन्स वगैरह को स्टडी की जा सकती है और काफ़ी हद तक किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वो एआई टूल्स की मदद से पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि एम्स न्यू दिल्ली में एआई की मदद से ओरल कैंसर के अर्ली स्टेज की जानकारी आज मिलती है, इसका यूज़ किया जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से हेल्थ रिकॉर्ड्स की स्टडी करना भी एआई टूल्स की मदद से संभव हो पाया है। यहाँ तक कि बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके अलावा प्रिवेंटिव केयर वगैरह भी, बहुत तरह के रोकथाम वगैरह भी यहाँ किए जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स कोलैबोरेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और इसकी मदद से हो क्या रहा है, एआई पावर्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क है ना को समझने की कोशिश की जा रही है एआई टूल्स की मदद से। तो यानी हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह से हार्ट रिलेटेड, तो उन पे भी नज़र रखा जा रहा है एआई टूल से। देखो मतलब भारत में हो क्या रहा है, भारत के रेफरेंस में ज़्यादातर चीज़ों को लेकर आए हैं यहाँ पे। तो यानी एआई मेडिकल साइंस में मैं सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। हेल्थ केयर क्राइसिस जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस पे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स देखें तो दे आर वेरी लिमिटेड। और देखो ना, जो डेटा है मेरे पास 64 डॉक्टर पर 1 लाख पीपल पे भारत में अवेलेबल है। ओके, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो 150 का है। तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी हद तक एआई टूल जो होगा वो जो कमी है हमारे देश में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, उसी कमी को काफ़ी हद तक पूरा करेगा, पहली चीज़। अगली चीज़, जो मेडिकल सर्विसेज काफ़ी महंगे हैं उनको एआई टूल से थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाया जाएगा, यानी थोड़े सस्ते होंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में पुअर और मिडिल क्लास ज़्यादा है,
ठीक है। तो काफ़ी हद तक इसकी मदद से जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम हो पाएगा और इम्प्रूव आउटकम्स वगैरह काफ़ी होगा। यहाँ तक कहते हैं कि ट्रीटमेंट कॉस्ट लगभग 50% तक कम हो सकता है अगर एआई टूल्स वगैरह की मदद भविष्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। और वैसे भी आपको बहुत सारे एआईज़ मिलेंगे, है ना। और भविष्य में मैं आपको बताऊँ, एक पूरा का पूरा एक ऐसे का टॉपिक है 2 घंटे का, जहाँ पे मैं एआई के सारे डायमेंशंस को कवर करूँगा, उसको सुनना ज़रूर। और वैसे मैंने आपको बोला एआई आपके पेपर में ऐसे का भी क्वेश्चन रहा है 2019 में। अब बहुत सारे एआई हेल्थ केयर स्टार्टअप हैं जो भारत में हैं, जैसे ट्रिकॉग, निरामाई, फार्मिजी, हेल्थीफीमी। ओके, अब ये सब अलग अलग पर्पज, जैसे ट्राइकॉग है, ये क्लाउड कनेक्टेड डिवाइस है जो ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम एनालिसिस करता है, भारत में बना हुआ है। निरामाई जो है वो पेटेंटेड डिवाइस है, इसका नाम है थर्मालाइटिक्स। ओके, जो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में ही पता कर लेता है, एक एआई स्टार्टअप है। फार्मेसी जो है वो एआई फॉर रियल टाइम डेटा एंड यूज़र कम्युनिकेशंस, यानी समय रहते ही शरीर के अंदर की जानकारी पता कर लेना, शरीर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है। हेल्थीफाइमी ये मॉनिटर करता है आपके शरीर की एक्टिविटीज़, आपका कैलोरी इनटेक कितना है, कितना आपका डाइटरी लेना चाहिए, इन सारे के बारे में स्टडी करने के लिए बताने के लिए हेल्थीफाइमी है। ये एप्लीकेशन आपको वैसे बताऊँ तो इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, मैं भी वो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। ओके, अब देखो इंटीग्रेटिंग एआई इन हेल्थ केयर सेक्टर में, इंटीग्रेटिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनको एआई में एक साथ इंटीग्रेट करके हेल्थ केयर सेक्टर को एक भविष्य में और अच्छे लेवल पे ले जाना है। तो एक्यूरेसी इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ये नाम खुद ही बता रहा है इससे फ़ायदा क्या है। तो काफ़ी हद तक एक्यूरेसी मिल जाती है, किसी पेशेंट में किस तरह की दिक्कतें हैं तो कहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसके लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सोल्यूशन, है ना, डेवलप किए गए हैं, जिससे एरर्स वगैरह की संभावना कम होती है और एक्यूरेसी के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है। अर्ली डायग्नोसिस वगैरह हो जाता है, किसी बीमारी को होने के पहले हम पहले ही पता कर लेते हैं हेल्थ रिस्क। प्रॉमिसिंग मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, जैसे किसी पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो अब आने की ज़रूरत है नहीं, इस तरह की चीज़ें आप चाहें तो इंडिया में ही डेवलप कर सकते हैं। तो प्रमोटिंग मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, सो अट्रैक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है। तो आपको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह की चीज़ें अगर आप डेवलप करते हैं तो बाहर के लोग भी इंडिया में आकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिजन मेडिसिन का मतलब होता है बड़ी बारीकी के साथ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर पाना, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या दिक्कत होती है पूरी स्क्रीनिंग करना और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, एआई की मदद से संभव है। क्विक डिजीज़ को प्रिडिक्ट करना, जल्दी से जल्दी शरीर के अंदर होने वाली जो बीमारियां हैं उनको समझना, ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट प्लान लगाना। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है किस हॉस्पिटल्स में किस तरह की सुविधाएँ हैं, है ना, कहाँ पर हॉस्पिटल्स में जगह खाली हैं, कहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, ये भी एआई टूल्स की मदद से समझ पाना काफ़ी हद तक आसान है। चैटबोट्स और वर्चुअल असिस्टेंट, आप चैटबोट तो खुद समझते हैं, कन्वर्सेशन करना, है ना, भी काफ़ी आसान हो जाएगा किसी भी डॉक्टर के साथ, उसके किसी नर्सिंग होम या किसी मेडिकल प्लेस के साथ। तो यहाँ पर पेशेंट का इंगेजमेंट जो होगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगा किसी डॉक्टर या किसी चैटबोट्स के माध्यम से। तो ये एआई टूल्स हैं या डिफरेंट तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो आपके पेपर है मेंस में भी रहे और यूपीएससी में भी इनके कॉन्सेप्ट आते हैं 1 2 3 4, तो आसानी से कर लेना। एक और मैंने आपको बताया था आर्टिवेटिक डेटा लैब के बारे में बहुत पहले, शायद याद होगा, एक आर्टिवेटिक डेटा लैब के बारे में बताया था। अगर आप में से किसी ने मेरे से स्टैटिक सुना हो या फिर एआई स्टार्टअप इन इंडिया अगर पढ़ोगे तो आपको आर्टिवेटिक डेटा लैब मिलेगा। ये एक तरह का इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग होता है ना, ये एक तरह का इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग होता है। ये क्या करता है कि आप इसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दो तो शरीर के अंदर की स्क्रीनिंग करता है, एक सेंसर समझो, और शरीर के अंदर होने वाली सारी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पहले ही बता देता है। तो शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी और अगर पहले ही पता चल जाए तो आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, आर्टिवेटिक डेटा लैब। इसके अलावा और भी स्टार्टअप जैसे सिगटुपल है, ठीक है, जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आसानी से एआई टूल के माध्यम से रखा जाता है, सिगटुपल। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे एआईज़ हैं जो मैं भारत की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में खुद डेवलप किए गए हैं। ये मैं आपको बताऊँ तो एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है जिसको आप एआई टूल्स भी कह सकते हैं, जिसका नाम है दा विंसी सर्जिकल सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी रहा है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो मैं कहता हूँ कि आप रोबोटिक्स में भी इसको यूज़ करिए, ठीक है। एआई टूल्स मतलब क्या, एक रोबोट्स ही तो है, मशीन ही तो है। इसका नाम है दा विंसी सर्जिकल सिस्टम। ये ऐसा एक डिवाइस है, सर्जरी डिवाइस है जिसको आप इन्वेसिव सर्जरी की तरह यूज़ नहीं करते।
जैसे नॉर्मल सर्जरी जो होता है ना, उसमें डॉक्टर पूरी बॉडी को खोलता है, फिर ऑपरेशन करता है, डिसेक्शन करता है, काफ़ी ब्लड लॉस होता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ट्रॉमा पेन काफ़ी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पर इनके साथ ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस या एआई भी बोल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, और उसके सेंसर की मदद से फिर आप उनको छोटे छोटे निडल्स के माध्यम से बॉडी के अंदर जाकर उनको ऑपरेट करके ख़त्म करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो बॉडी में ज़्यादा कट नहीं लगता, ब्लड लॉस नहीं होता, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, हॉस्पिटलाइजेशन टाइम्स छोटा होता है, लंबे समय में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि आप इसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ना, इसको इंटरनेट से भी ऑपरेशन करा सकते हैं। मशीन ऑपरेशन करेगा और यूएस का एक डॉक्टर उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ऑपरेट करेगा। मतलब इस तरीके से इसको हम टेली सर्जरी भी कह सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस भी हैं जो दा विंसी सर्जिकल सिस्टम से संभव है। ओके, भविष्य में अगर आप और एआई टूल्स की बात करें तो बहुत सारे बायोनिक मैन वगैरह हैं, बायोनिक मैन, ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें हैं जो भविष्य में आ सकती हैं। एक रोबोटिक बॉडी पार्ट्स, रोबोट्स क्या है, एक तरह का एआई तो है। एआई के डिफरेंट थ्रस्ट एरियाज़ हैं, एआई के डिफरेंट एरियाज़ हैं। उन एरियाज़ में एक एरियाज़ रोबोट भी आता है, ठीक है, उनमें से एक एआईज़ में रोबोट्स भी आता है। बायोनिक मैन ऐसा होता है जो कि पूरा मशीन मेड होता है, और उसके बॉडी पार्ट सारे के सारे जो होते हैं वो मशीन के होते हैं, पर वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि ह्यूमन के रियल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, पर दीज आर द मशीन मेड। यानी ऐसा पूरा ह्यूमन जो कि इंटायर प्रोस्थेटिक पार्ट एंड इज मेड अप बाई ह्यूमन बॉडी, यानी पूरे मशीन मेड ह्यूमन की तरह होता है। और सारे इसके अंदर किडनी होता है, पर मशीन की किडनी होती है, मशीन वाली किडनी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे शरीर के अंदर जो किडनी होती है हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। इसके अंदर हार्ट होता है, पर मशीन का हार्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही पंप करता है जैसे कि हम लोग के हार्ट के अंदर ब्लड पंपिंग के लिए काम करता है, वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है बायोनिक मैन। इवन यूएस में तो 1960s-70s के आसपास एक एपिसोड आया था, आप गूगल करना आपको मिलेगा, $6 मिलियन मैन के नाम से। 6 मिलियन है ना, $6 मिलियन मैन, क्योंकि उस समय इसका जो प्राइस था वो लगभग $6 मिलियन मैन था। और एक कंपनी है जिसका नाम है रेक्स बायोनिक लिमिटेड, उसने उसको बनाया भी था। रुको मैं एक काम करता हूँ, है ना, जब इतना पढ़ ही रहे आप लोग ठीक से, तो मैं आपको ना वो फोटोग्राफी दिखा देता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। $6 मिलियन मैन, बायोनिक मैन दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बायोनिक मैन देखो, ये है, गॉट इट, ये है रेक्स बायोनिक लिमिटेड करके एक कंपनी। आई थिंक ये देख सकते हो, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं स्क्रीन पे। बेटर अब ये देखो ना, इट्स बेटर, ये देखो, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो क्या से क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसी को मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन है, लेकिन ये पूरा का पूरा मशीन है, ठीक है, और इट कैन वॉक, कैन टॉक, ठीक है। और रेक्स बायोनिक लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसी का ओनर है ना, उसी की फ़ोटो लगाएगी इसमें, रेक्स बायोनिक लिमिटेड। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मूवीज़ भी हैं, $6 मिलियन मैन पे बना हुआ है, ठीक है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। यूएस में एपिसोड था ये, और सोचो उसके पूरे बॉडी का जो प्राइस है ना, उस ज़माने में $6 मिलियन था, ठीक है। पर ये अभी ऐसा है नहीं, मतलब यूज़ में है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बायोनिक मैन, इसको हम कहते हैं दिस इज़ बायोनिक मैन। सो ऑल बॉडी पार्ट्स प्रोस्थेटिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये इंटरेस्टिंग था, थोड़ा मैंने बता दिया, पर ये स्टैटिक में चीज़ें बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, पर स्टिल थोड़ा सा बता दिया मैंने। किताब में आप जाओगे तो ये फ़ोटोग्राफ वगैरह भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जो लोग इस सब्जेक्ट को एज अ विषय समझते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स नहीं समझते, उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनको मैं ये चीज़ें पढ़ाता भी हूँ क्लास में। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानते हो क्या है? जब हम लोग पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, ये टॉपिक फ़िलहाल आप पार्टिकल फिजिक्स से भी जोड़ सकते हैं, तो पार्टिकल फिजिक्स में एक टॉपिक आता है जब हम गाड पार्टिकल को खोजने की बात करते हैं। गाड पार्टिकल वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसकी वजह से मास पाया जाता है, और किसी भी चीज़ में मास होता है इसलिए उसमें क्या होता है, एनर्जी होती है, और किसी चीज़ में एनर्जी होते है इसीलिए वो चीज़ होता है ब्रह्मांड में मौजूद होता है, यानी एग्जिस्टेंस होता है, उसका वजूद होता है। थोड़ा पार्टिकल फिजिक्स बारे में और बात करेंगे, ठीक है।
इस गार्ड पार्टिकल को खोजने के लिए एक्चुअल में एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया। देखना, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया, ठीक है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मतलब बहुत बड़ा कोलाइडर है, और हेड्रॉन एक्चुअल में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, है ना। ये फिर मैं बोलूँगा जिन्होंने थोड़ा मेरे से स्टैटिक पढ़ा है पार्टिकल, वहाँ मैं चीज़ों को समझाता हूँ, है ना। हेड्रॉन एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं। तो यहाँ पे किया क्या गया, प्रोटॉन्स को लिया गया और प्रोटॉन को बहुत तेज़ गति से ले जाया गया और एक दूसरे से भिड़ाया गया, या प्रोटॉन बोलो या हेड्रॉन बोलो, क्योंकि प्रोटॉन हेड्रॉन के उदाहरण है, ठीक है। जोर से भिड़ाया गया और उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब जिसमें एक्सेलरेट करके चीज़ें ले जाई जाती हैं, और फिर कोलिजन का मतलब तो भिड़ाई जाती है, और भिड़ाने के बाद उसके अंदर से स्टडी की गई, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। पर दुनिया का बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, काफ़ी बड़ा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। पर वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर था, जिसकी मदद से हम लोगों ने गार्ड पार्टिकल को खोजने का प्रयास किया था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा न्यूज़ आता है कि नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, और ये दुनिया का सबसे छोटा एक्सेलरेटर है। पर ये चीज़ आप चाहें तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल फिजिक्स वाले टॉपिक में, और या तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको नैनो टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वही टॉपिक है जिसको हम सर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। सर्न एक्सपेरिमेंट, है ना, सर्न, काउंसिल यूरोपियन डी रिसर्च इन न्यूक्लियर, ये मैं फ्रेंच बोल रहा था, इसका ब्रिटिश इंग्लिश है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और ये वही एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट को किया गया गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ में मास होता है गार्ड पार्टिकल की वजह से, और मास होने की वजह से किसी चीज़ की अपनी एनर्जी होती है और उसका एक्सिस्टेंस होता है। फिलहाल इस बारे में तो हम आगे पार्टिकल फिजिक्स में फिर बात करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एक्सेलरेटर के फॉर्म में आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का ये मिस हो, और हर फैक्ट को मैं आपको कंसेप्ट ही समझाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट के फॉर्म में आपको समझा दिया है। तो नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जो मैंने आपसे कहा था। और पार्टिकल एक्सेलरेटर जहाँ पर चीज़ों को एक्सेलरेट करके मशीन के अंदर एक दूसरे के साथ भिड़ाया जाएगा, एक्सेलरेट करके उसकी एनर्जी बढ़ाई जाएगी। जैसे मान लो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो E=mc² सुना होगा ना। कोई भी छोटी सी भी मास की चीज़ हो, अगर ये क्या है, ये मास है, ठीक है, ये क्या है, स्पीड है, और E क्या है, E= एनर्जी या पोटेंशियल है, ठीक है, समझना, E= एनर्जी या पोटेंशियल है। अगर हम कोई छोटी सी चीज़ की मास भी ले लें, है ना, उसकी C बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दें। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक छोटा सा ये पेन है, ठीक है, पेन क्यों, ये लो ना, ये लो बच्चा, एक छोटा सा मेरे हाथ में कैप है, ओके, ये देखो कैप है। इस कैप का मास कितना है, आप बोलोगे सर बहुत कम है। इसको धीरे से मैं तुम्हारे ऊपर फेंकूँ तो धीरे से फेंकोगे यानी C कम है, तो चोट कम लगेगी, क्योंकि मास छोटा सा है, थोड़ा सा है, C कम है तो एनर्जी कम है, चोट कम लगेगी। लेकिन यही मास के कैप को अगर मैं तेज़ी से चला के फेंकूँ तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो समझ में आ रहा है। तो वही है असल में करना क्या है, यहाँ एक्सेलरेटर में वो होता है कि हम किसी चीज़ को ले जाकर एक्सेलरेट कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, ये एक ऐसा एक्सेलरेटर है जहाँ पे छोटे से एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ले जाकर हम काफ़ी तेज़ी से ले जाते हैं, ठीक है, फाइन। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ानी होती है, और छोटे से मास की अगर स्पीड बढ़ा दो तो एनर्जी बढ़ जाती है ना। अब देखो, अगर हम इसके एप्लीकेशन पे बात करें, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में, मेडिकल साइंस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, हर जगह इसको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सेलरेटर है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, वही जो मैं आपको सर्न एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो आज तक बनाया गया है गार्ड पार्टिकल की खोज करने के लिए। भारत भी यहाँ पर इसका एक एसोसिएट मेंबर है, पर ये टॉपिक अगेन आई एल टेलिंग यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जहाँ पर गार्ड पार्टिकल की खोज करनी थी। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊँ, इस एक्सपेरिमेंट में एंटी मैटर्स भी हुए थे, मिले थे। अब एंटी मैटर्स वगैरह पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। आगे पार्टिकल फिजिक्स करंट अफेयर्स में थोड़ा फिर बता दूंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है क्या, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ठीक है। यहाँ तक कि इतना छोटा है कि एक छोटे से क्वाइन की बराबर है, छोटा सा क्वाइन, स्मॉल क्वाइन, ठीक है, साइज, ठीक है, स्मॉल क्वाइन की तरह समझ जाओ। और पूरी तरह से जो LSC है उसका पूरा कॉन्ट्रास्टिंग उल्टा है, उतना बड़ा इतना छोटा। यूटिलाइजेज मिनिएचर लेज़र बीम्स, है ना, छोटे मिनिएचर लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता है। न्यूमरस टाइनी पिलर्स होते हैं ऑन ए माइक्रोचिप टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ बता रहे हैं कि मतलब जैसे
सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते थे जब मैं आपको सन एक्सपेरिमेंट में पढ़ाता था एक्सीलेटर के अंदर, LHC के अंदर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लेज़र बीम्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है, और छोटे छोटे टाइनी पिलर्स होते हैं, माइक्रोचिप होते हैं, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाया गया, और इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है। और अगर स्पीड को बढ़ाओगे ई मास, तो सी मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, E=mc², जो मैं भी आपको बता रहा था, ठीक है। और यहाँ पर लार्ज एक्सेलरेटर LHC जैसा है, वैसे उसका टोटली अपोजिट है ये। बस ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने छोटा सा की फीचर यहाँ बताया जो एक्सपेरिमेंट कराया इन्होंने। और मेडिकल एप्लीकेशन में ठीक है, प्रिसाइज रेडियोथेरेपी करनी है, छोटे छोटे लेवल पर कैंसर वैंसर के बारे में समझना, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब यूज़फुल हो सकती है। ये छोटा सा एक करंट अफेयर्स न्यूज़ रहा है, तो थोड़ा याद रखना भाई, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर क्या है, ठीक है। और हो सकता है इसको थोड़ा सा ना वो कॉन्ट्रास्ट करके LHC के साथ जोड़ दे, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सेलेटर है, ठीक है। अगला टॉपिक है कार्बन नैनो फ्लोरोड्स। अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और IIT मुंबई के साइंटिस्ट ही बोल लो, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। और ये आर्टिफिशियल कंपाउंड है, मटेरियल है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि सन की लाइट में क्लोरोफिल, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन बनाते हैं। पर ये चीज़ ऐसी क्या है, ऐसा क्या सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी न्यूज़ में रहा है, इस बारे में भी जानना ज़रूरी है। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में देखें तो मैंने भी आप बोला, रिसर्चर जो है IIT बॉम्बे के, उन्होंने इसको डेवलप किया पूरी तरह से। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स जो एफिशिएंसी है वो सन की लाइट को कन्वर्ट कर सकता है इनटू हीट जनरेट करने में, है ना, सन की लाइट को कन्वर्ट कर सकता है हीट जनरेट करने में। और एक तरीके से ये एक सस्टेनेबल हीटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सस्टेनेबल हीटिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोगों ने सोलर वाटर हीटर वगैरह को सस्टेनेबल बोला था जब सोलर एनर्जी की बात की थी, ठीक है। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में बात करें तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है लगभग 87% तक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह की फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे सन की जो लाइट अर्थ पे आती है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है पूरा का पूरा, एक्सरे, गामा, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सारे के सारे होते हैं। और इनके साथ जो ये कार्बन नैनो फ्लोरेट्स जिन्होंने बनाए हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि करीब करीब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो आते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, मैक्सिमम को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे कुछ नाम है, मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सनलाइट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इन सब को एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब बात ये होती है ये बनता किससे, ठीक है। देखो सिलिकॉन के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पाउडर ले लो, ठीक है, जिनको हम DFNS कहते हैं। DFNS का मतलब होता है डेंड्रिटिक फाइब्रस नैनो सिलिका कहते हैं। करना क्या है, इसको आप किसी फर्नेस में ले जाकर अच्छे तरीके से गर्म करो। गर्म करने के बाद इसको ले जाओ एसिटिलीन गैस के साथ रिएक्ट करा दो। इतना प्रोसेस नहीं जानना, ऊपर ऊपर से समझो। एसिटिलीन गैस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। अब इनके साथ रिएक्ट कराने के बाद एक ब्लैक पाउडरी मटेरियल जो होता है डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी इसी DFNS को जब हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं एसिटिलीन के साथ, तो DFNS डिसॉल्व हो जाता है और बाद में चल के उसका ब्लैक पाउडर डेवलप हो जाता है। यही ब्लैक पाउडर जो मटेरियल होता है छोटा छोटा, यही एक तरह से कार्बन नैनो फ्लोरेट्स की तरह जाना जाता है। इसी को कार्बन नैनो फ्लोरेट्स कहते हैं। यानी कार्बन नैनो फ्लोरेट्स को सिलिकॉन डस्ट, जिसे DFNS से कहते हैं, ये नाम थोड़ा सा याद रखना, इसी से बनाया गया है कुछ केमिकल रिएक्शन करके, शॉर्ट में समझने के लिए। अब बात होती है ये क्या है, तो एक बिल्कुल बताऊँ तो मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह दिखता है, बिल्कुल अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें बहुत छोटा होता है, मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह दिखता है, ठीक है। अब इसका फीचर देखिए, इसमें फीचर क्या है, देखो दोस्त, इसका फीचर ही इसको बहुत यूनिक बनाता है जो चीज़ें लैब में बनाई गई हैं। हम आगे नैनो टेक्नोलॉजी में जब नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे तो क्वांटम डॉट्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी एक चीज़ बताऊंगा नैनो मटेरियल्स के बारे में। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आकार जो हो, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो किसी मेटल का बना हो या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो, अगर उसकी साइज़ हम नैनो में ले जाते हैं, नैनो स्केल में, यानी 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर में, और उसको डिफरेंट डायमेंशंस को अगर हम बदलते हैं और तीनों डायमेंशंस अगर हम नैनो साइज़ में ले जाते हैं, तो वो जाकर अंत में क्वांटम डॉट्स बन जाता है। और वो क्वांटम डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए 2023 की 2023 के केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। आगे बात करेंगे, ओके, पर वो टॉपिक हम आपसे मिसलेनियस में बात करेंगे। यूनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, सबसे बड़ी बात ये जो नैनो फ्लोरेट्स हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनसे हीट का लॉस भी जो होता है बहुत कम होता है, यानी यू पीपल कैन सेव अ हीट फॉर मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नेटवर्क मिनिमाइजेज द लाइट रिफ्लेक्शंस, क्योंकि लाइट अच्छा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कम है तभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और जिससे मैक्सिमम इंटरनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये लाइट को सीधा कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, थर्मल एनर्जी में, यानी हीट जनरेशन करने में। दूसरी तरफ यहाँ से जो हीट कन्वर्ट होता है, जनरेट होता है, उसका लॉस कम होता है, ठीक है, उसका लॉस कम होता है, ठीक है ना, उसका लॉस कम होता है। तो डिसिपेशन इनटू द एनवायरनमेंट जो होता है काफ़ी कम होता है, यानी ये प्रिवेंट द हीट लॉसेस, ठीक है, क्योंकि ये भी फ़ायदेमंद नहीं है कि आपने हीट तो खूब बना लिया लेकिन उसका लॉस हो गया, तो फिर वो हीट किस काम का, वेस्ट हो गया। अब इसका कॉमर्शियल पोटेंशियल क्या है, इस पर बात करते हैं, कार्बन नैनोफ्लोराइड्स का। देखो इसको यूज़ कर सकते हैं वाटर हीटिंग में, ठीक है, वाटर हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी एक तरह से सोलर वाटर हीटर था उस तरीके से भी काम कर सकता है। वेपोराइज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ वाटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, और सुनो इसकी मदद से ना हम स्टीम जनरेट करके टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। दूसरा वर्सेटैलिटी, ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वेरियस लेवल पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर की तरह, मेटल की तरह, टेराकोटा की तरह, ठीक है, क्ले की तरह, इसको भी हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली हीटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली घर वगैरह को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप मान लो किसी घर को गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हो, तो इस मटेरियल से आप किसी घर को गर्म कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई ठंडी जगह पे घर है, तो ठंडी जगह पे घर है तो टेम्परेचर कम है, सनलाइट तो हो ही रही है। आपको क्या लगता है कश्मीर में सनलाइट नहीं होती? सनलाइट होती है पर टेम्परेचर कम है, और वही सनलाइट से अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस जगह के एरिया को गर्म कर देगा, वहाँ लोगों को लकड़ी जलाने की जरूरत ही नहीं दिन में। और इस तरह से चैम्बर बनाओ, उससे घर के अंदर की चीज़ों को गर्म रखो काफ़ी लंबे समय तक, आराम से एंजॉय करो, इको फ्रेंडली हीटिंग के लिए काम हो जाएगा। और वहाँ पे जो लकड़ियाँ जलाते थे नहीं जलाओगे, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। स्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी, ख़राब नहीं होता ना, जंग वंग नहीं लगते, तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा कहते हैं लगभग अगर न्यूनतम भी देखो तो 8 साल तक आराम से काम करेगा ये। क्या इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम भी कर सकता है, ठीक है। मैंने बोला ना, कश्मीर ले लो, राजस्थान ले लो, एवरीवेयर इट कैन वर्क गाइस। यूरोप और वाली कंट्रीज़ के लिए भी कितनी अच्छी चीज़ है, सन की लाइट को कन्वर्ट कर देता है हीट में, वाओ। और ये चीज़ तो हम लोगों ने सोलर वाटर हीटर में देखा था, सोलर थर्मल में देखा था, सोलर कुकर में देखा था, सोलर पॉन्ड में देखा था। ये सारे एग्जाम्पल्स वैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहा है। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट जनरेशन। और उसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। स्टैटिक में सोलर वाटर हीटर, सोलर एयर हीटर, सोलर कुकर, सोलर पॉन्ड, ये सारे के सारी चीज़ें, और ये भी काफ़ी तक वही तो है। पर यहाँ पर एक्चुअल में हम जो यूज़ कर रहे हैं कार्बन नैनोफ्लोराइड, जो कि एक सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो लैब में बनाया गया, ठीक है। इसीलिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी है, गॉड द्वारा बनाई नहीं गई है, ह्यूमन ने बनाया लैब के अंदर, सिंथेटिक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फ्लो चार्ट में मैंने थोड़ा सा पिक्चर में समझाने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल मैरीगोल्ड फ्लास्क की तरह दिखता है। दूसरा, लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर फॉर द हीट रिटेंशन, काफ़ी लंबे समय तक हीट को रिटेन करता है। सनलाइट को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग गैस होते हैं वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं इंफ्रारेड। यहाँ पर इंफ्रारेड वगैरह काफ़ी को एब्जॉर्ब करते हैं ये, है ना। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो सोलर किस लाइट की वजह से होती है। आंसर था इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशंस। काफ़ी लोगों ने अल्ट्रावायलेट मारा था। यहाँ तो फिलहाल बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। कोन लाइक शेप होता है, वो मैरीगोल्ड टाइप का आपने देखा था, कोन की तरह शेप होता है, और मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। सस्टेनेबल हीट जनरेशन है, पोटेंशियल फॉर कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि अच्छा खासा अगर हीट हो घर कमरे के अंदर तो वहाँ के पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट हो जाता है, तो स्टरलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। सन की लाइट ऊपर छत पे आ रही हो और उसको हीट में कन्वर्ट करके अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाकर एक समय तक हम किसी कमरे को स्टरलाइज कर सकते हैं। किसी यूटेंसिल्स को, यूटेंसिल बर्तन नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को जो सर्जरी में यूज़ करते हैं उसको भी स्टरलाइज कर सकते हैं थोड़े अधिक टेम्परेचर पे थोड़े समय के लिए। तो ये इसके कार्बन नैनोफ्लोराइड्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें भी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। आइए अंत में आपको कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ मैं आप सबसे बोलूँगा, गुजारिश है अगर आप सच में साइंस टेक सीखना चाहते हैं यहाँ जुड़े रहिए। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, जहाँ आपको मिलेगा साइंस टेक एक सब्जेक्ट, ना कि साइंस टेक 40-50 पढ़ने का नोट्स। ओके, इसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम है ना, यूट्यूब पे तो वीडियोस आपको मैं अपलोड कर ही देता हूँ,
डॉक्टर रवि अग्रवाली's क्लासेस ऑब्लिक पूर्वांचलाइज, जहाँ आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये फाइनल जो लास्ट में आपको अपडेट मैं देता हूँ, ये वो जगह है जहाँ तक कि मैं आपको बोलूँगा इसको स्कैन कर लो, ठीक है। और इस पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 25-26 वगैरह में अगर आपको पढ़ना है सच में, अगर साइंस एटेक और इन्वायरमेंट दोनों ही, और 30+ क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपकी अंतरात्मा कभी जागेगी और लगेगा कि नहीं साइंस एंड टेक हम लास्ट में सिर्फ 15 दिन 1 महीना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो लास्ट में जो 40-40 50-50 पन्ने के करंट अफेयर्स के नोट्स आते हैं, नहीं उससे हम नहीं पढ़ेंगे। मुझे साइंस एंड टेक पूरा लगाना है। अगर 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, मुझे भाई 20 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और अगर जो लोग ये सोचते हैं, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। स्कैन कीजिए पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशन पे और सीधा जाके कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर जिनको लगता है कि साइंस एंड टेक विषय, और जिनको अभी भी लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। आप चुपचाप जाइए करंट अफेयर्स का लास्ट में, साल भर कुछ मत पढ़िएगा, लास्ट में कोई 50-60 पन्ने का करंट अफेयर्स का नोट्स आएगा, किसी कोचिंग इंडस्ट्री का ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बस दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो समझ में है वो कीजिएगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोर्सेज़ के बारे में कोई डाउट है, कुछ है, तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। और ये एप्लीकेशन है, यहाँ इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए एक सलूशन है। और मैंने कभी नहीं बोला कि साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की वीडियोस तो मैं वैसे भी फ्री दे देता हूँ यूट्यूब पर, तो आप फिर कुछ मत पढ़िए साल भर, है ना। ये यूट्यूब पे लास्ट में आएगा मेरे वीडियोस, 10 साल से दे रहा हूँ, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि सब ने मुझे निकाला है ना, या ऐसे भी नहीं कहूँगा, ठीक है, जो भी है ना, या व्हाटएवर, है ना। तो ये मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आई एम नॉट ए यूट्यूबर्स, अगेन आई रिपीट माई लास्ट वर्ड्स, ये सिर्फ यूट्यूब आपके लिए है, और ना मैं इसको कभी कोई प्रमोट करता हूँ। ये मेरे बच्चे ही हैं, जो मेरे अपने विद्यार्थी हैं, जो पिछले 20-25 साल से जुड़े हैं, जिनके साथ मैंने एक विश्वास बनाया है, वही इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वही वीडियोस को सुनते हैं। नहीं तो मार्केटिंग वाला प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये 5,000 रुपये वाले कोर्सेस, जो आपको हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो भी है ना, ये टेलीग्राम है, ये पूर्वांचल IAS यूट्यूब है, और ये इंस्टाग्राम है। सो चलिए दोस्त, फिर खुश रहिए। बाकी ये क्लास ख़त्म होती है, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। ये वो किताबें हैं जो स्टैटिक पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप मत टाइम बर्बाद कीजिए, ठीक है, बिल्कुल टाइम मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। और ये है, अगर लगता है तो पढ़िएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, इस किताब में हर चैप्टर के बाद मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है, जो आपकी आँख खोल देगा कि UPSC में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट भी एक स्टैटिक विषय है। कई ऐसी किताबें हैं जो एनवायरनमेंट में आती हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिखाए हैं, बहुत कम दिखाए हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट का जो कभी आया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने एनवायरनमेंट की किताब में भी लिखी हुई हैं, और ये किताबें हर साल मैं अपडेट भी करता हूँ, बार बार आपके लिए आती हैं, और समय के साथ साथ जो बदलाव UPSC में होती हैं, उसको मैं उसी हिसाब से करता हूँ। पर घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और देश में 25 शहरों में जाता हूँ, 12-15 स्टेट में जाता हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। मेरे बच्चे मुझसे मिलते हैं, जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ाया वो भी मुझसे मिलते हैं, और जिनसे पढ़ाया है वो भी मुझसे मिलते हैं। आप सब अपने हैं, और मैं इस फील्ड में कुछ करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो मेहनत है, मेरा जो अनुभव है, ठीक है, जो 20 साल शायद आपकी उम्र ही हो गई होगी, जो मैंने इस प्लेटफॉर्म को दिया है, ठीक है, इस किताब को, इस सब्जेक्ट को एक विषय बनाया है, वो पूरी ऊर्जा उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी आने वाले समय में भी। और मेरी क्लासेस ऐसी ही आप लगातार सुनते रहें, और उम्मीद करूँगा कि मेरी जो मेहनत है पीछे के सालों में, वो, और मेरा जो अनुभव है वो, और जो मैं लगातार अपडेट्स और चीज़ें कर रहा हूँ आप सबके लिए, अच्छा होगा। सो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय